फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, केंद्रीय बजट प्रस्तुत कर दिया गया है जो 2026-27 के लिए है, आपको पता ही होगा। और मैंने जो है आपको पढ़ने के लिए बोला था कि आप जो है सरकार की सीधे सीधे जो हमारी वित्त मंत्री जी जो बोल रही हैं, भाषण दे रही हैं, उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि यूपीएससी बहुत ज़्यादा बजट से संबंधित प्रश्न नहीं पूछता है। ठीक है, आप खुद देख पाओगे, पिछले ईयर्स के पेपर को देखा होगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको उसकी बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि हमारे जो वित्त मंत्री जी जो कुछ बोल रही हैं तो वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए जो है मैंने इसीलिए बोला आपको कि ओरिजिनल चीज़ आप सीधे देखिए, बाकी तो आप बाद में खुद से भी पढ़ सकते हो। तभी मैंने जो है इसको 2 पार्ट में लाने का प्रयास किया है कि पहले पार्ट में आपको केवल बेसिक बता दें, क्योंकि क्वेश्चन जो है बेसिक से ही बनते हैं। ठीक है, फिर इसका कल जो है हम पार्ट 2 ले आएंगे, उसमें हम वर्तमान की चीज़ें इसमें डाल देंगे कि वर्तमान में क्या क्या बताया गया है। इसके साथ साथ आर्थिक समीक्षा भी हम लोग पढ़ रहे हैं। आर्थिक समीक्षा आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो पीटे के संदर्भ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसके लिए भी आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम आपको देंगे, और मेंस के संदर्भ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो वो मेंस में देंगे। ठीक, तो अभी चलते हैं, मैं आपको सबसे पहले प्रश्न दिखा दूं कि यूपीएससी इससे संबंधित प्रश्न पूछता है। देखिए 2025 के प्रश्न मैंने लगाए हैं, केवल 25 के ही लगाए हैं। यूपीएससी टैक्सेशन से या बजट से प्रश्न पूछता है, मैंने पहले भी आपसे बताया है। बस ये कि गैप कर देता है, कभी कभी खट्टे 4-5 क्वेश्चन पूछ लेगा, 3-4, कभी कभी बीच में गैप कर देता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा तो कह नहीं सकते कि किसी चीज़ को छोड़ दें। तो यहाँ देख लीजिए, आप इसको पॉज करके देखिए कि मान लीजिए कि सरकार का राजस्व व्यय 80,000 करोड़ रुपए और राजस्व प्राप्ति कितनी है 60,000 करोड़ रुपए। सरकारी बजट जो हमारा बजट है वो 10,000 करोड़ रुपए की उधार ग्रहण और 6,000 करोड़ के ब्याज भुगतान को भी प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? अब इसमें से आप लगाइए कि ये क्या होता है। तो हमको ये शब्दावली पता नहीं होंगी तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। जैसे राजस्व घाटा हो गया, राजकोषीय घाटा हो गया, प्राथमिक घाटा, तो हमको सबसे पहले इनको पढ़ना है। ठीक है, इसके ज़्यादा दूसरा देख लीजिए, किसी देश का राजकोषीय घाटा 50,000 करोड़ रुपए। ठीक है, इसे गैर ऋण सर्जक, ठीक है, नॉन डेट क्रिएशन, इस तरह से भी इंग्लिश देख लिया करिए। ठीक है, नॉन डेट क्रिएशन, पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं। उस देश की ब्याज देताएं 1,500 करोड़ रुपए हैं। उसका सकल मतलब ग्रॉस प्राथमिक डेफिसिट या सकल प्राथमिक घाटा कितना है? अब देखिए सिंपल प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा गुणा गणित करके मैथ बीच में डाल करके आपको डराने की कोशिश की जा रही है। तो आपको डरना नहीं है दोस्तों, बस ऐसे बेसिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए जो है मैंने ये सब चीज़ें डाल रखी हैं। अब देखिए 15वें वित्त आयोग से भी प्रश्न पूछा, तो हमने उसी स्ट्रक्चर में रखा है इसको जिस स्ट्रक्चर में यूपीएससी प्रश्न पूछता है। आप देख लीजिए, इसमें से मैं अभी 16वें वित्त आयोग को भी मैंने रख दिया, क्योंकि अप्रैल से लागू होगा, 1 अप्रैल 2026 से, आपको पता होगा, और 31 मार्च 2031 तक चलेगा। तो इनके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अभी आर ओ यूपी पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें उन्होंने पूछ लिया था इसके बारे में बेसिक। तो यूपीएससी भी संभावना है कि पूछेगा जरूर, अब पूछा भी है। आप देख लीजिए, इसे 15वां वित्त आयोग के बारे में, इससे पहले 14वें वित्त आयोग के बारे में पूछा था। तो इस मैंने प्रश्न कराया है, आप जा करके देख लीजिए। प्रश्नों की एक श्रृंखला मैंने डाली थी कि यूपीएससी कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछता है, वो आप प्लेलिस्ट जा करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। इसका मैंने दूसरा पार्ट भी लगा रखा है कि आपको कल मैं बताऊंगा, लगा के नीचे रखा हुआ है, आपको पूरा बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल हम चलते हैं अपनी बेसिक चीज़ों पर, जहाँ से प्रश्न बनते हैं हम उन्हीं को पढ़ेंगे। तो ये बजट जो है लोक वित्त का हिस्सा होता है। लोक वित्त का मतलब क्या होता है? सरकार। लोक माने क्या होता है? सरकार। सरकार का वित्त मतलब सरकारी वित्त। तो सरकार को जो पैसा चाहिए होता है, सरकार को कहीं खर्च करने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, और कहीं से सरकार को प्राप्ति होती है पैसे की, तो वो जो पैसा आता है उसी को तो हम वित्त बोलते हैं। तो यही सरकारी वित्त ही लोक वित्त कहलाता है। ठीक, और सरकार के पास प्राप्ति कहाँ से होती है? लोगों का पैसा ही होता है। आपको पता है, टैक्स से प्राप्त हुआ, ठीक है, अन्य चीज़ों से प्राप्त हुआ, तो इसी को हम पढ़ते हैं। तो पहले इसको मैंने 2 भागों में बांट कर रखा है। वैसे तो हम इसको 3 हिस्से में बांट के पढ़ेंगे, सरकारी प्राप्ति, सरकारी खर्च मतलब सरकार कहाँ कहाँ से प्राप्त करती है पैसा, सरकारी खर्च मतलब कहाँ कहाँ व्यय करती है, खर्च को हम लोग व्यय भी लिख सकते हैं, कहाँ कहाँ व्यय करती है। इसके साथ साथ सरकार के घाटे कहाँ कहाँ होते हैं, मतलब सरकार कितना खर्च कर रही है, कितना उसको प्राप्त हो रहा है, तो उसके बीच का जो अंतर होता है उसको हम जो है ये विभिन्न घाटों के माध्यम से पढ़ते हैं। जैसे राजस्व घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, मतलब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। आपको पता होगा कि एनके सिंह ने भी अनुशंसा करी थी, और उसके साथ साथ एफआरबीएम एक्ट भी बार बार रोकता है हमको ज़्यादा राजकोषीय घाटा बढ़ जाने के लिए, कि अगर राजकोषीय घाटा ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको रोकना चाहिए, आपको पता होगा अच्छे से। और 2020 में जब कोरोना आया था, हमारा राजकोषीय घाटा लगभग 9% के आसपास पहुंच गया था। ठीक है, तो हमको ये चीज़ें जो है बड़े ध्यान से देखनी है, क्योंकि यूपीएससी यहीं पर खेलता है थोड़ा सा। अभी आपने प्रश्नों को भी मैंने दिखाया, ऐसे ही प्रश्न पूछे गए। अब इसके साथ एनके सिंह ने 2020-21 में उन्होंने कुछ बताया था, मतलब अनुशंसाएं की थी कि हमको 2022-23 तक अपने राजकोषीय घाटा को कितना कर लेना है, 22-23 तक उन्होंने अनुशंसा दी थी कि 3% कर लेना है। ठीक है, अभी वो बाद में उन्होंने बोला कि 2025-26 तक हमको जो है 2.5% अपने फिजिकल डेफिसिट को कवर कर लेना है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए फार्मी। लेकिन वर्तमान में हमारा कितना है, जो 2024-25 था, मतलब 2025-26 का जो बजट था, जो अभी तक चल रहा था, अभी भी चल रहा है,
31 मार्च तक चलेगा, ठीक है। उसमें उन्होंने 4.4% की बात करी है, लेकिन उन्होंने अब 2026-27 के लिए जो लक्ष्य रखा है वो उन्होंने क्या रखा है, 4.3 का लक्ष्य रखा है, ठीक। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, यूपीएससी के छोटे एग्जामों में पीसीएस वगैरह में बहुत पूछा जाता है। तो इसलिए हमको इस तरह की तैयारी करनी है कि हम कहीं से भी अछूते न रह जाएं, जहाँ से यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है उन्हीं को पढ़ना है। अब तो आप यूट्यूब में देख पा रहे हो कि हम देखिए इतना एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं आपको बताएं, ठीक है। लेकिन यूट्यूब में क्या है, हमको कचड़ा नहीं पढ़ाना आता भी है ना, हम व्यूज़ के लिए काम करते हैं। आप देख ही रहोगे कि कई लोग जो है व्यूज़ बढ़ाने के लिए तुरंत वीडियो ले आते हैं। अब उसमें तुरंत आप बताइए कि कोई यूपीएससी का अध्यापक है, वो बिना एनालिसिस किए अगर किसी चीज़ को दे रहा है और आप पहले से कुछ पढ़े नहीं हो ना, आप ओरिजिनल चीज़ देखते हो, जब आप ओरिजिनल चीज़ देखो तो उनकी कमियां आपको समझ में आएंगी। अभी हमारे पास क्या है कि अनुभव बहुत ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम बेसिक चीज़ों पर बहुत फोकस करते हैं कि आपको बेफजूल की चीज़ें ना दें, जो महत्वपूर्ण चीज़ें उन्हीं को आपको दें। खैर, हम बात ना करते हुए आलोचना करने का मन इसलिए कर जाता है कि हिंदी मीडियम का बच्चा सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बन जाता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मैं देखता हूँ वो जल्दी इधर उधर की यूट्यूब के चैनल में या फालतू चीज़ें नहीं देखता, वो कुछ ऑथेंटिक टीचर्स को पकड़ लेगा, बस उन्हीं को बार बार देखता है, क्योंकि जहाँ से हमारे प्रश्न बन रहे हैं वहीं पर हमको मेहनत करनी है, फालतू की जगह हमको मेहनत नहीं करनी है। तो सरकारी प्राप्ति मतलब सरकार को कहाँ कहाँ से पैसा प्राप्त होता है, तो 2 तरीके से प्राप्त होता है सरकार को पैसा। एक तो राजस्व प्राप्ति मतलब रेवेन्यू प्राप्ति जो होती है वो कहाँ से होती है, कि जैसे कि सरकार को टैक्स से पैसा मिल जाए, मतलब कि 2 तरीके से होता है। एक तो टैक्स से प्राप्ति हो गई, ठीक है, एक नॉन टैक्स हो गया, ठीक है। टैक्स में भी हम 2 तरीके से इसको बांट के देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में भी आपको पता होगा कि इनकम टैक्स हो गया जैसे, ठीक है, इसके साथ कारपोरेशन टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स में आपको सीधे सीधे पता है जीएसटी, ये हो गया, आगे लिखे भी हुए हैं, मैंने इसको मोटा मोटा यहाँ पर बता रहा हूँ। नॉन टैक्स में जैसे कोई शुल्क हो गया, कहीं से सरकार को प्राप्त हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं, मैं आपको अच्छे से वहाँ पर बताऊँगा। जैसे यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे फाइन, फीस प्राप्त हो गई, फाइन मिल गया, कहीं से शुल्क मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, ब्याज मिल गया, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने किसी को ऋण दिया, मान लो 100 रुपये आपने ऋण दिया, सरकार ने मान लो 100 रुपये किसको, चाइना को ऋण दिया मान लो। एक तो पेन जो है काम ही नहीं कर रहा है। सरकार ने 100 रुपये जो है क्या किया, चाइना को ऋण दिया, ठीक। अब इस 100 रुपये में जो मान लो 10% भी ब्याज लगेगा इसमें, ठीक है, तो 10 रुपये इसका क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो चाइना जो है हर साल सरकार को 10 रुपये देगी, तो जो 10 रुपये देगी वो इंटरेस्ट में आएगा, तो ये कर राजस्व में नहीं आएगा, गैर कर राजस्व में आ जाएगा। प्रॉफिट और डिविडेंड, सरकार का कोई कहीं से प्रॉफिट, मान लो सरकार की जो कंपनीज होती हैं वहाँ से अगर कोई प्रॉफिट हो गया या उनको कोई लाभांश मिल गया, ठीक है, ये सरकार की कोई संपत्ति है उससे कुछ लाभ हो गया, ठीक है। संपत्ति को बेचना नहीं, बेच दिया तो वो तो पूंजीगत कर में, पूंजीगत प्राप्ति में आ जाएगा, ठीक है। या कहीं से अनुदान मिल गया सरकार को, ठीक, तो वो जो है आपका राजस्व प्राप्ति में आएगा। पूंजीगत प्राप्ति में आपको पता होगा कि पूंजीगत प्राप्ति के लिए क्या होता है कि सरकार जैसे कहीं से सरकार को ऋण मिल जाए, मान लो कि सरकार को यूएसए ने क्या कर दिया, ऋण दे दिया, या कहीं बाहर से ऋण मिल गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति में, मतलब सरकार में संपत्ति का क्रिएशन कर रहा हो तो उसको जो है हम पूंजीगत प्राप्ति में रखेंगे, ठीक। इसको हम इसी तरह से समझते हैं कि जैसे कहीं से सरकार को ऋण मिल गया या सरकार ने कोई अपनी संपत्ति बेच दी, ठीक है, ऋण मिल गया या सरकार ने कोई संपत्ति अपनी बेच दी, मान लो कोई भवन था सरकार का, सरकार ने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो उससे जो पैसा प्राप्त हुआ तो वो पूंजीगत प्राप्ति में आएगा। या सरकार ने कोई शेयर खरीद रखा था अपने किसी कंपनी में, तो उस शेयर को बेच देगी तो भी वो प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति में आएगा। फिर राजस्व खर्च में क्या आता है, ये राजस्व व्यय इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आगे और अच्छे से समझाया हुआ है, यहाँ तो मैं मोटा मोटा आपको समझा रहा हूँ, ठीक। राजस्व खर्च मतलब राजस्व व्यय, सरकार मतलब सरकारी जो व्यय है इसी को हम 2 भाग में बांटते हैं, एक राजस्व खर्च मतलब राजस्व व्यय, ठीक है, इसको राजस्व व्यय में हम बांटेंगे, और दूसरा पूंजीगत खर्च मतलब पूंजीगत व्यय, इसको व्यय मान लो, ठीक, पूंजीगत व्यय। अब क्या है, राजस्व व्यय में क्या है कि आपको पता है कि जैसे सरकार जो स्कीम लाती है, ठीक है, आप जिस चीज़ का लाभ उठाते हो ना स्कीमों का, जैसे स्वनिधि योजना में सरकार ने खर्च कर दी है, इसके साथ साथ जो पेंशन देती है सरकार लोगों को, क्या देती है, सैलरी देती है, वो सब किस में आ जाते हैं, राजस्व खर्च में आ जाते हैं, राजस्व व्यय में आ जाते हैं। इसके साथ पूंजीगत खर्च में क्या आते हैं, मतलब पूंजी का निर्माण ना हो, निर्माण तो यहाँ होगा, क्योंकि निर्माण होगा तो ही आपको पूंजीगत प्राप्ति, यहाँ क्या कर रहे हैं हम, खर्च कर रहे हैं। तो जैसे सरकार ने कुछ पैसे जो है हॉस्पिटल बनवाने में खर्च कर दिए, ठीक है। इसके साथ साथ सरकार ने क्या कर दिया, रोड बनवा दी, ठीक है, हाईवे पे खर्च कर दिया, या सरकारी बिल्डिंग बनवा दी, तो वहाँ पर पैसा दे दिया उन्होंने, तो मतलब वो खर्च है, तो वो पूंजी मतलब कि सरकार की संपत्ति बन रही है, तो वो क्या होगी, पूंजीगत खर्च में आएगा, पूंजीगत व्यय में आएगा। राजस्व खर्च आपका सरकार की कोई संपत्ति नहीं बन रही है, ठीक है, वो सरकार को देना ही देना है। सरकार जैसे लोक कल्याण के लिए जब काम करती है तो ये सब काम करती है, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम लोग अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं। इसके साथ सरकार के कुछ घाटे भी होते हैं,
इसमें हमने अभी चर्चा करी कि सरकार के जैसे राजस्व घाटा हो गया, ठीक है। राजस्व घाटा का मतलब क्या है, जैसे मान लो सरकार को प्राप्ति कितनी हो रही, राजस्व प्राप्ति हो रही, मान लो सिंपल हम समझेंगे 100 रुपये को लेकर के 100 रुपये मिल रहे हैं सरकार को, ठीक है। और खर्च सरकार कितना कर रही है 120 रुपये, तो दोनों को घटाओगे तो 20 रुपये क्या होगी, सरकार घाटे में चली गई, तो उसी को तो राजस्व घाटा बोलेंगे। प्रभावी राजस्व घाटा में क्या होता है कि सरकार ये जैसे पैसा खर्च कर रही, तो इसमें मान लो कि 100 रुपये में से 120 रुपये खर्च कर रही सरकार, मान लो 120 रुपये, तो 120 रुपये में उन्होंने क्या किया, 40 रुपये जो है सरकार ने हॉस्पिटल निर्माण में खर्च कर दिया, या किसी ऐसे मतलब कि राज्य को दे दिया पैसा, 100 रुपये में से 40 रुपये किसको दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। स्टेट गवर्नमेंट में क्या कर दिया, उस 140 रुपये को कहाँ खर्च कर दिया, हॉस्पिटल बनवाने में खर्च कर दिया। लेकिन वो केंद्र की राजस्व में लिखा जाएगा कि हमने 40 रुपये किसको दिया, राज्य को दिया, लेकिन राज्य में क्या किया, 40 रुपये का क्या बनवा दिया, हॉस्पिटल बनवा दिया, तो वो तो पूंजीगत कर में आ जाएगा एक तरीके से, मतलब पूंजीगत खर्च में आ जाएगा। तो ये देखा जाता है कि प्रभावी कितना है, मतलब कि कितना राजस्व उन्होंने प्रभावी बनाया है उसमें से, तो उसको हटा देते हैं। जो पूंजीगत जो है खर्च हुआ है राज्य सरकार के द्वारा, तो उनको हटा करके जो व्यय कलेक्ट मतलब व्यय को देखा जाता है, तो वो प्रभावी राजस्व घाटा में आ जाता है। फिर राजकोषीय घाटा आपको मैंने बता ही दिया था, बजट घाटा टोटल कुल प्राप्ति माइनस कुल खर्च को ही बजट घाटा कहते हैं। आप कुल प्राप्ति में आपको क्या है, राजस्व प्राप्ति, ठीक है, प्लस पूंजीगत प्राप्ति को रखेंगे, ठीक है। और कुल खर्च में पूंजीगत खर्च प्लस राजस्व खर्च रखेंगे टोटल, तो इसी को हम बोल देते हैं कुल खर्च। समझ में आया। फिर प्राथमिक घाटा आगे हम देखेंगे। FRBM एक्ट के बारे में हमने बता ही दिया आपको। FRBM एक्ट क्या है कि हमको लक्ष्य रखना है कि अपने फिस्कल डेफिसिट का 3% से अधिक ना हो, ठीक है। 2003 में ये कानून आया था, क्योंकि कर्ज सरकार क्या कर रही थी कि सरकार लोक लुभावन ऋण बहुत बांट रही थी। ये लड़का सरकार जो है ऋण का मतलब लोक कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। आपको पता ही है कि जब चुनाव आते हैं तो सरकार क्या करती है, कुछ भी रेवड़ी 10-10 हज़ार रुपये बांट रही, कुछ कर रही, तो उससे क्या हो रहा था, सरकार की GDP में से कुछ हिस्सा जो है मतलब कि राजस्व मतलब बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था, और प्राप्ति सरकार को बहुत कम हो रही थी। हालांकि कुछ हद तक राजस्व खर्च बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा खर्च कर रही हो प्राप्ति हो ना, तो जब प्राप्ति हो तो सरकार घाटे में जाएगी। तो उसी राजकोषीय घाटा जो है 9%, 8% ऐसे बना रहता था। तो सरकार ने कहा कि अपनी GDP का सिर्फ 3% ही आपको फिस्कल डेफिसिट बना के रखना, धीरे धीरे इसको भी कम करना है, ठीक है। तो सरकार हालांकि पूरा कर नहीं पा रही, लेकिन कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं कम कर ले। जैसे कि 2026-27 में कितना रखा गया, 3% का लक्ष्य रखा गया। फिर वित्त आयोग का काम क्या होता है, आपको पता है कि अनुच्छेद 280 में, पॉलिटी में पढ़ते होंगे कि अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात करी गई। वित्त आयोग का काम क्या होता है, वित्त आयोग जो है केंद्र सरकार से बोलता है कि आप करों का बंटवारा करो, ऊपर करों को बंटवारे के लिए बोलता है। तो आपको पता है कि 15वें वित्त आयोग ने 41% कर राज्यों की बात करी कि राज्य को दीजिए, और बाकी 59% कहाँ रखना है, केंद्र को रखना है अपने पास, ठीक है। तो राज्यों को बांटा जाता है, तो उसके भी कई सारी जो है नियम होते हैं कि कितना % जनसंख्या होगी, कितने % के आधार पर कितना दिया जाएगा, आपने पर्यावरण पर कितना काम किया, उस तरह की बहुत सारे उसमें डिटेलिंग होती है। तो हम इसको 4 भाग में बांट के देखेंगे। तो जैसे कि पहले हमने सरकारी प्राप्ति को पढ़ लिया, मतलब अभी और पढ़ेंगे, बाकी सरकारी खर्च पढ़ लिए, फिर सरकारी घाटे पढ़ लिए, और D वित्त आयोग। इसे 4 पार्ट में हम पढ़ेंगे, ABCD, ठीक है। तो हम चलते हैं सरकारी प्राप्ति में। तो सरकारी प्राप्ति में आपको राजस्व प्राप्ति के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ना, सरकारी प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति। तो हम लोग राजस्व प्राप्ति के बारे में देखते हैं, यहाँ हटा देते हैं। तो राजस्व प्राप्ति हमको 2 तरीके से मिलती है, एक तो कर राजस्व से प्राप्ति मिलेगी, एक गैर कर राजस्व से प्राप्ति मिलेगी, ठीक है। कर राजस्व में आप देख सकते हो, हमको कर राजस्व में ये सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, सरकार को कर से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। हालांकि GST की स्लैब को लेकर के, GST में जो परिवर्तन अभी सरकार ने पिछले 4 महीने पहले किया था, उसके कारण से उनको GST का जो कर आ रहा था वो कम प्राप्त हुआ है, प्लस डायरेक्ट टैक्स में उन्होंने भी 12% तक छूट प्राप्त कर दी है। तो इसमें भी 12% में भी आपको पता होगा कि कई सारी स्लैब होती हैं कि आपको 0 से 4 लाख तक जो है नहीं कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। फिर 4 लाख से आपकी क्या होगा, 4 लाख से 8 लाख तक आपको सिर्फ 5% टैक्स देना है। फिर 8 लाख से 12% तक आपको 10% देना है, ठीक है, 4 लाख में। फिर इसके आगे भी बढ़ जाता है। फिर तो जैसे मान लो कि आपकी 12 लाख रुपए इनकम है, ठीक है, 12 लाख रुपए आपकी इनकम है, तो 12 लाख को 4 भागों में बांट दो, 4 लाख 4 लाख 4 लाख हो गया, ठीक है। तो अब ये 4 लाख पे 0% टैक्स लगेगा। फिर इस 4 लाख पे आपका 4 से 8 लाख के बीच में 5%, इस मतलब 5% टैक्स लगेगा, ठीक है। तो 5% के हिसाब से कितना हो गया, 20,000 रुपये हो गया, ठीक। फिर इसके साथ साथ फिर आपको 4 लाख रुपये और लगेगा, किसमें, 8 से 12 लाख रुपए तक के बीच में। तो 4 लाख का इधर 10% होगा, तो आपका टोटल कितना हो गया, 40% हो गया। तो मतलब 40,000 रुपये हो गया। तो टोटल 20,000 रुपये प्लस 40,000, आपको 60,000 रुपये कर देना पड़ता। लेकिन सरकार ने इसमें क्या कर दिया, रिबेट मतलब छूट दे दी आपको कि आपको 60,000 रुपये तक की छूट है, ठीक। इसके ऊपर आपकी अगर 12 लाख से ऊपर की इनकम होगी तो उस पर टैक्स लगेगा। तो फिर आपको भी अगर मान लो कि आपकी
16 लाख रुपए इनकम है, ठीक है। तो 16 लाख को फिर 4 भागों में बांटो, 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख, ठीक है। तो इस पर शुरू के 4 लाख पे तो 0% लगेगा, लेकिन इस पर कितना लगेगा 5% हमने देखा। इस पर कितना लगेगा 10% लगेगा, और इस पर कितना लगेगा 15% लगेगा। अब जोड़ लो आप कितना टैक्स लगेगा। 1,20,000 रुपये उसको केवल टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया? और जोड़ घटा लेना ऊपर नीचे हो सकता है कि अब उसको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। अगर 12 लाख रुपए तक का है तो फिर उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह के सरकार ने छूट, तो इससे क्या हुआ कि सरकार को कर से जितना पहले प्रॉफिट मतलब मिल रहा था कर, उतना नहीं मिल पाया सरकार को कर, ठीक है। लेकिन फिर भी सर को अच्छा खासा हिस्सा कर से ही प्राप्त होता है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ सरकार सरचार्ज लगाती है, सेस लगाती है, वो सब केंद्र सरकार के कर हो जाते हैं, केंद्र सरकार को प्राप्त होते हैं, ठीक। तो कर राजस्व में ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। राजस्व प्राप्ति हमने पढ़ा, राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत कर राजस्व, गैर कर राजस्व। तो गैर कर राजस्व को हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे फीस, सरकार को कहीं से फीस मिल गई, शुल्क मिल गया, फाइन लगा दी सरकार ने। जैसे कि आप लोग गाड़ी से चलते हो, पता चला आपने बाइक चला रहे हो, आप हेलमेट नहीं लगाए हो, तो सरकार ने क्या करा, चालान काट दिया, ठीक है। तो वो भी हालांकि राज्य सरकार में जाता है, लेकिन कई सारी फाइन ऐसी होती हैं जो केंद्र सरकार को जाती हैं, ठीक है। इंटरेस्ट आपको पता है कि आपने पूंजीगत प्राप्ति आपको पता होगा, पूंजीगत प्राप्ति में आपको चाइना ने कितना रुपए दे दिया, 100 रुपये दे दिया आपको, ठीक है, उधार दे दिया। अब उस उधार को तो आप पूंजीगत प्राप्ति में रखोगे, ठीक है। लेकिन उसका जो ब्याज होगा, जो ब्याज प्राप्ति होगी, इसमें मान लो कि उसने 10% टैक्स लगा दिया, तो वो आपका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। मैंने क्या बता दिया, हाँ हाँ, सॉरी, ये पूंजीगत आपका खर्च हो गया यहाँ, ठीक है। जैसे मान लो कि ये प्राप्ति की बात हो रही है ना यहाँ पे, गैर कर राजस्व प्राप्ति। तो सरकार को प्राप्ति कैसी होगी, मान लो आपने 100 रुपये किसी को दिया, चाइना को या यूएसए को 100 रुपये आपने दिया उधार, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 10 रुपये मिलेगा, तो वो आपका इंटरेस्ट इसमें आएगा, ठीक। थोड़ा सा बताने में ऊपर नीचे हो जाएगा, थोड़ा समझ के रखना इसको। इसके साथ साथ प्रॉफिट और डिविडेंड, सरकार को कहीं से प्रॉफिट मिल गया या कहीं से सरकार ने लाभांश कमा लिया। मान लो सरकार की कोई कंपनी है, वहाँ से सरकार ने लाभांश कमाया, तो उसको हम किस में रखेंगे, डिविडेंड। इसके साथ साथ ग्रांट्स, कहीं से अनुदान मिल गया आपको, ठीक है। विदेशों से, जैसे यूएसए वगैरह पहले अनुदान दे देता था, इस समय तो ट्रंप जी आ गए तो उन्होंने कुछ कलाकारी कर दी है, तो वो ग्रांट्स वगैरह नहीं मिलता, तो वो भी हम गैर कर राजस्व, क्योंकि हम संपत्ति का सर्जन नहीं कर रहे हैं, हमको कहीं से ना कहीं से प्राप्त हो जा रही, तो वो राजस्व प्राप्ति में आएगी। अब डायरेक्ट टैक्स, असम टैक्सेज में डायरेक्ट टैक्सेज और इनडायरेक्ट टैक्सेज। तो डायरेक्ट टैक्सेज में आपको आयकर किस में लिया जाता है, जैसे मान लो आप ही ने पैसा कमाया और आपसे ही वसूल लिया गया, ठीक है। तो ये आयकर होगा, मतलब एक व्यक्ति है, मान लो ये व्यक्ति है, इसी ने पैसा कमाया, इसी पर टैक्स आरोपित किया गया, इसी से वसूल लिया गया, तो ये क्या हो गया, आयकर हो गया। इसके साथ साथ कारपोरेट टैक्स है। कारपोरेट टैक्स का मतलब क्या होता है, मान लो किसी व्यक्ति की कंपनी है, इस कंपनी ने कुछ पैसा कमाया, तो इस पर लगने वाला क्या होगा, वो कारपोरेट टैक्स होगा। इसके साथ मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। पहले क्या होता था कि कुछ कंपनियां जो है विदेशों में, जहाँ पर टैक्स हेवन कंट्री जो हुआ करते थे, आपको पता होगा कि जैसे नॉर्वे, स्वीडन वगैरह जो है, कुछ कंपनियां वहाँ स्थापित हो जाती थी, या इधर मलेशिया वगैरह की तरफ आप चले जाओगे, ठीक है, फिलीपींस वगैरह में। इसमें कुछ देश ऐसे हुआ करते जहाँ पर कंपनियां क्या होती थी, स्थापित हो जाती थी और भारत से लाभ कमाती थी। तो भारत से कहती थी जब हम भारत में है ही नहीं तो आप हमारे ऊपर टैक्स क्यों लगाओगे। लेकिन उनका सामान जो होता था, गुड्स होता था, वो तो भारत के अंदर बिक रहा होता था। मान लो ये इंडिया है और ये आपका मान लो कि फिलीपींस है या इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया है, ठीक है, ये अपना भारत है, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ स्थापित किया किसी कंपनी को, एक्स नाम की कोई कंपनी, मान लो बी नाम की कोई कंपनी है, उस बी नाम की कंपनी का प्रोडक्ट भारत में बिक रहा है, कंजम्पशन यहाँ हो रहा है, लेकिन टैक्स नहीं दे रही है कंपनी। तो हमने कह दिया कि भाई आप कहीं भी कमाओ, हम आपसे मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लेंगे, मैट, ठीक है। इसको लेकर के काफ़ी बातचीत होती है, आप इसको ध्यान रखना। अब पूंजीगत लाभ कर, कैपिटल गेन टैक्स, ये केंद्र सरकार का कर है। कर के बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार से बता देते, तो ये केंद्र सरकार लेती है। कैपिटल गेन टैक्स का मतलब क्या हुआ कि कैपिटल गेन टैक्स, मान लो कि आपने एक 10 बीघे की ज़मीन खरीदी, ठीक, 10 बीघा ज़मीन खरीदा, कितने रुपए में, 1 लाख में, ठीक है, सिंपल हम लोग समझेंगे इसको। अब क्या हुआ कि आपने 2 साल बाद इसको बेच दिया, कितने में, 20 लाख में। 10 लाख की खरीदी थी और बेचा किसने, 2 लाख रुपए। मान लो 1 लाख की खरीदी थी, 2 लाख में बेच दिए, तो इसको आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये 1 लाख पर जो कैपिटल आपका गेन हुआ, आपका कैपिटल आपने 1 लाख रुपए फंसाया था, और वही 10 बीघा का आपको 2 लाख रुपए मिल गया 2 साल बाद। तो अब क्या हुआ, 1 लाख रुपए जो आपको प्रॉफिट हुआ, इस पर लगने वाला कर होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन टैक्स, जो आपके कैपिटल में गेन हुआ। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि शेयर में लोग लगा देते हैं, मान लो किसी ने शेयर खरीदे 10 लाख रुपए के, ठीक, अब वो 5 साल बाद उन्होंने 20 लाख के बेच दिए, तो वो शेयर का जो आपने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, तो वो 10 लाख रुपए जो प्रॉफिट हुआ, इस पे लगने वाला कर होगा कैपिटल गेन टैक्स। इससे यूपीएससी ने मेंस में पूछा था 2017-18 के आसपास ऐसे प्रश्न, ठीक है। इसके साथ साथ एक कर और होता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, सिक्योरिटी STT, सिक्योरिटी
ट्रांजैक्शन टैक्स। अब क्या होता है कि जैसे ये पूंजीगत लाभ कर रही है, ये क्या होता है जब लाभ होगा तो ही लगेगा, अगर आपको हानि होगी तो ये टैक्स नहीं लगेगा, तो केंद्र सरकार नहीं लेती। लेकिन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, मान लो कि आपने 1 बीघा ज़मीन खरीदी थी, या अभी हमने 10 बीघा ज़मीन का उदाहरण दिया, या आपने 10 लाख रुपए के शेयर खरीदे, तो आपने सिक्योरिटी तो ली होगी, सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन तो किया होगा। अब उसमें आपको लाभ हुआ हो या हानि हुआ हो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सरकार लेती कौन? केंद्र सरकार ये भी लेती है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, आगे लिखा होगा। एक होता है स्टाम्प ड्यूटी, ये राज्य सरकार लेती है। तो आपने स्टाम्प खरीदा तो उस पर लगने वाला कर स्टाम्प ड्यूटी। तो स्टाम्प ड्यूटी आप उसमें ये नहीं देखा जाता कि आपको लाभ हुआ कि हानि हुई, स्टाम्प आपने खरीदा लगाया तो आपको लाभ हो या हानि हो आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस वगैरह चल रहा है, तो हो सकता है कि इस पर बहस चलती है कि सर हमें नुकसान होता है तब भी हमको टैक्स देना पड़ता है। तो कई लोग बोलते रहते हैं कि हमें नुकसान हुआ तो भी टैक्स देना पड़ रहा है और लाभ हुआ तो भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसको लेकर के बड़ी बहस चली, तो वो हम कभी मामला आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन से टैक्स किसको प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद वेल्थ टैक्स। ठीक है, मान लो कि किसी व्यक्ति की कंपनी है, मान लो कि कोई व्यक्ति है, मान लो मैं हूँ, मेरा एक बहुत बड़ा बंगला है। ठीक है, उसकी कीमत एक्चुअल में कितनी? 1 करोड़ रुपए। लेकिन उस पर आपकी कीमत, मतलब कि वेल्थ माने क्या होती है? कीमत होती है। तो इस 1 करोड़ पे लगने वाला टैक्स क्या होगा? वेल्थ टैक्स। लेकिन सरकार ने इसको खत्म कर दिया, समाप्त क्यों कर दिया? मान लो मैं 1 करोड़ रुपए का मेरा बंगला है, मैंने इसको सरकार को दिखा दिया कि मेरा 1 करोड़ का बंगला ही नहीं है, ये तो सिर्फ 10 लाख रुपए का है। ठीक है, अब इस पे बड़ी बहस चलने लगी, तो सरकार ने इसको समाप्ति कर दी है। क्योंकि कई बार उसकी कीमत होती थी, उतना वसूलता नहीं था पैसा, सरकार पता लगा कि उसको वसूलने के लिए 5,000 करोड़ खर्चा कर रही है और टैक्स प्राप्त हो रहा है 1,000 करोड़ रुपए, तो नुकसान हो, तो सरकार ने उन टैक्सों को खत्म कर दिया। इसी तरह से विज्ञापन पर लगने वाला कर था, जैसे कि ऑनलाइन सोशल मीडिया पर जो विज्ञापन होते थे उस पर लगने वाला जो कर होता था गूगल टैक्स, इक्वलाइजेशन लेवी जिसको बोलते हैं, ये भी सरकार ने खत्म कर दिया लगभग। ठीक है, एंजल टैक्स ये भी खत्म हो गया। एंजल टैक्स किसे बचे थे? जैसे मान लो कि एक व्यक्ति मैं हूँ, ठीक है, मैंने एक नई स्टार्टअप कंपनी खोली। ठीक है, तो अंबानी साहब आए, अंबानी साहब से हमने कहा कि सर जो है हमने जो है क्या किया है, हमारी कंपनी जो है खोली, मैंने इसमें 100 रुपये लगा दिए, इस कंपनी को और बढ़ाना है तो थोड़ा पैसा आप भी दे दीजिए। तो 100 रुपये अंबानी साहब ने भी दे दिया। तो इस पर लगने वाला जो टैक्स होता था उस पर भी जो है एंजल टैक्स लगता था। लेकिन एंजल टैक्स मतलब कि उस पर जो संपत्ति होती थी उस पर लगने वाला करता, लेकिन इसको भी समाप्त कर दिया, इसलिए क्योंकि स्टार्टअप को आप बढ़ावा दे रहे हो एक तरफ और दूसरी तरफ उस पर टैक्स लगा रहे हो। तो जब टैक्स लगेगा तो कौन इसमें इन्वेस्ट करने आएगा? वो कहेगा भैया इसमें जब टैक्स ही लग जा रहा है, स्टार्टअप भी हम लोग नहीं स्थापित करेंगे क्योंकि इतना टैक्स ही देना पड़ रहा है। तो सरकार ने कहा कि एक तरफ हम स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसा करेंगे तो टैक्स हमारे स्टार्टअप को जो बढ़ावा देने वाला प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाएगा। तो इसको भी हमने समाप्त कर दिया। प्रोफेशनल टैक्स आपको पता ही होंगे कि प्रोफेशनल टैक्स जो आप व्यवसाय करते हो उस पर लगने वाला। लैंड रेवेन्यू ये भी आपको पता ही होगा, भू राजस्व जो प्राप्त होता है आपके, जैसे मान लो कि कोई ज़मीन है उस पर या आपका घर है उस पर जो टैक्स लगता है वो भी आपका। संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स ये भी आपको पता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स मैंने ऊपर आपको बता दिया अच्छे से। और अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स ये भी आपको पीछे बता दिया था मैट, यही अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, इसी को मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, ऊपर ये भी समाप्त कर दिया गया, गिफ्ट टैक्स। ठीक है, तो ये आपको टैक्सेस पता होना चाहिए कौन से टैक्स चल रहे हैं, कौन से खत्म हो गए हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों। बेसिक चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि इनसे सवाल बनते हैं। यूपीएससी आपके वर्तमान में जो बजट में घोषणा की गई उनसे बहुत कम सवाल पूछेगा, बस ये पूछ सकता है कि कर सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र से हमको लाभ प्राप्त हुआ या कर प्राप्त हुआ, डायरेक्ट टैक्स से प्राप्त हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्स से। वैसे ज़्यादातर यूपीएससी इस तरह के भी सवाल नहीं पूछता है, लेकिन जैसे और अदर एग्जाम में स्टेट पीसीएस वगैरह वहाँ पर ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से आपको सबसे सीधे सीधे पता होगा? जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। कस्टम ड्यूटी आपको अच्छे से पता होगा, कस्टम ड्यूटी किस पे होता है? सीमा शुल्क, बाहर से सामान आया उस पर लगने वाला कर। ठीक है, उसको सीमा शुल्क बोल देते हैं या कस्टम ड्यूटी। विदेशों से मान लो कि यूएसए से कोई लैपटॉप भारत आया, ठीक है, इंडिया आया, तो मान लो कि यहाँ से आया तो इस पर लगेगा कस्टम ड्यूटी, तो उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स में रखते हैं। ठीक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जैसे पेट्रोलियम और तंबाकू पर। मान लो कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क को सीधे इसे समझो, मान लो कि ये कोई ए नाम की कंपनी है, ये क्या बना रही है? एक बोतल बना रही है। ठीक है, एक बोतल पानी की बोतल या पानी बना रही है। अब ये क्या होगा, जैसे ये पानी बाहर, मान लो ये आपका कंपनी का बाहरी हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ से बोतल बन के निकली, जैसे बाहर निकलेगी तो यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी वाले व्यक्ति लोग बैठे होते हैं, ये तुरंत यहाँ पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ले लेंगे। ठीक है, फिर राज्य वैट, ये स्टेट वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, इसी पर आधारित जीएसटी, वैल्यू पर लगने वाला टैक्स होता है ना। इसको विस्तार से कभी हम चर्चा करेंगे। अभी क्या है, शराब और पेट्रोलियम पर नहीं लगता है। स्टेट वैट जो है शराब और पेट्रोलियम पर लगता है। ठीक, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है? पेट्रोलियम पे, तंबाकू पे। ठीक है, ये केंद्र सरकार लेती है और राज्य वैट राज्य सरकार लेता है। ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। कौन? पेट्रोलियम और शराब राज्य सरकार को मिलता है। तो पेट्रोलियम में जैसे केंद्र सरकार भी जो टैक्स लेगी उसको हम क्या करेंगे? केंद्रीय उत्पाद शुल्क बोलेंगे। और जो स्टेट वैट कौन लेता है? राज्य सरकार लेती है। तो जैसे शराब हो गई तो राज्य सरकार लेगी, पेट्रोलियम है तो उसको भी राज्य सरकार उस पर भी वैट लेती है। तभी देखते हो ना कि किसी किसी राज्य में पेट्रोल की रेट जो है
परिवर्तित होते रहते हैं। पता चला कि यूपी में कुछ और रेट है और एमपी में कुछ और रेट है, तो उसका कारण यही है कि वहाँ की जो राज्य सरकार होती है वो उसमें वैट लगा देती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको अच्छे से। स्टाम्प ड्यूटी मैंने आपको बता ही दिया था कि ये राज्य सरकार का कर होता है। जैसे आपने कोई संपत्ति खरीदी तो उसके लिए जो स्टाम्प खरीदोगे तो उस पर जो टैक्स लगेगा, मतलब स्टाम्प जो ड्यूटी होगी वो राज्य सरकार को देनी पड़ती। इसी को लेकर उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो है केस चल रहा था उसको। फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। यहाँ पर भी लिख दिया है, यहाँ से आपको हटा दो इसको, ठीक है। मनोरंजन कर स्थानीय निकायों द्वारा जो लिया जाता है वो भी मनोरंजन करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेज में आ गए। अब आपको हम चलते हैं राजस्व प्राप्ति। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया था ना सरकारी प्राप्ति, ठीक, इसमें हमने राजस्व प्राप्ति अच्छे से पढ़ लिया। अब हमको क्या पढ़ना है, पूंजीगत प्राप्ति अच्छे से पढ़ना है, ठीक। सरकारी प्राप्तियों में हमने राजस्व प्राप्ति पढ़ ली, अब हमको क्या पढ़ना है, पूंजीगत प्राप्ति। तो पूंजीगत प्राप्ति आपको यहाँ पर समझाते हैं। पूंजीगत प्राप्ति का मतलब क्या है, जैसे आपको किसी ने ऋण दे दिया या आपने क्या कर दिया, कोई संपत्ति बेच दी अपनी, मान लो कि आपकी कोई भूमि पड़ी थी, उसको आपने क्या कर दिया, मतलब सरकार ने उस भूमि को बेच दिया, तो उससे जो पैसा प्राप्त हुआ उसको हम क्या करेंगे, पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत रखेंगे। तो पूंजीगत प्राप्तियों कैपिटल रिसीट में वे सभी प्राप्तियां शामिल होती हैं जिनसे सरकार की देनदारियां उत्पन्न होती हैं। सरकार की लायबिलिटी मतलब कि मान लो कि चाइना ने, मान लो ये इंडिया है, ठीक, सिंपल समझेंगे दोस्तों, ये चाइना है, चाइना ने इंडिया को कितने रुपए दे दिए, 100 रुपये दे दिए। अब 100 रुपये चाइना का क्या है, एसेट है, ठीक, और हमारे लिए क्या बन गई, लायबिलिटी, क्योंकि हमको वापस करना, हमारी देता है, हमारे लिए क्या बन गई, वो लायबिलिटी बन गई कि हमको जो है वापस करना है, किसको, इस 100 रुपये को। तो हमारे लिए लायबिलिटी, लेकिन चाइना के लिए क्या हो गई, वो एसेट हो गई। तो वही कह रहा है कि वे सभी प्राप्तियां शामिल होती जिनसे सरकार की देनदारियां उत्पन्न होती, मतलब अब सरकार की क्या होगी, इंडिया की देनदारी बढ़ गई या उसकी परिसंपत्तियां घटती हैं। मतलब मान लो इंडिया की कोई भूमि पड़ी थी, मान लो कि सरकार की कोई भूमि कहीं पर रखी पड़ी थी या भवन था, मान लो पुराना हो गया था, सरकार ने उसको क्या कर दिया, बेच दिया, तो ये संपत्ति क्या होगी, घट गई, एसेट क्या हो गया, कम हो गया। तो ये चीज़ तो समझाई जा रही है कि सरकार की उसकी संपत्ति क्या होगी, घट गई। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पूंजीगत प्राप्ति। वहाँ से जो पैसा प्राप्त हो गया उसको हम पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत रखते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों के मुख्य घटक उदाहरण निम्नलिखित, जैसे उधार या ऋण, जैसे बाजार से लिया गया ऋण। अब इसमें भी जैसे मैंने चाइना को उदाहरण दिया तो बाहर से ले लिया। अब कुछ ऋण क्या होते हैं, जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया के अंतर्गत जो भारत अपनी जनता से पैसा ले ले, बाजार से ले ले, बैंक से ले ले, ठीक है। जैसे रिजर्व बैंक है, ये सरकार का बैंक होता है, आपको पता है, तो रिजर्व बैंक से ले लिया तो वो भी उधार ही होगा, उधार ही तो लिया। फिर विदेशी सरकारों से, आपको मैंने बताया कि चाइना से ले ले, यूएसए से ले ले, जापान से ले ले, या अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वहाँ से ले ले, तो वो क्या हो गया, वो भी उधार में ही आएगा। तो सब पूंजीगत प्राप्ति होगी, क्योंकि सरकार को वो पैसा मिलेगा तो सरकार कुछ ना कुछ उससे करेगी। या सरकार क्या करे, लघु बचत या भविष्य निधि, स्मॉल सेविंग प्रोविडेंट फंड, यहाँ से पैसा उठा ले, क्योंकि सरकार का पैसा नहीं होता, ये होता है जनता का पैसा। जैसे मान लो कि हमने 500 रुपये बैंक में जमा कर दिए, तो वो 500 रुपये सरकार क्या कर लेती है, अपने पास यूज कर लेती है उस बैंक से। या हमारी पीएफ, जो सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट कुछ कंपनी लोग नौकरी करते हैं, तो वो अपने पीएफ उनके सैलरी से कटता है, तो जो उनकी सैलरी से कटता है पीएफ, वो कहाँ चला जाता है, वो सरकार यूज कर लेती है, ठीक है। तो वो तो एक तरीके से है तो पैसा जनता का, लेकिन सरकार यूज कर रही, तो हमारे लिए तो क्या हो गया, हमारी सैलरी से कट रहा है, तो हमारा तो एसेट हो गया, और सरकार की क्या होगी, लायबिलिटी। तो सरकार को उसको वापस करना है, ठीक है। तो सरकार उसको भी उधार ले लेती है, तो वो क्या हो गया, पूंजीगत प्राप्ति में ही गिना जाएगा, ठीक है। तो ये उधार जितने होते हैं, ऋण जितने होते हैं, उधार और ऋण, ये सब क्या होते हैं, सरकार की पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं, ठीक। और एसेट्स की वसूली कैसे होती है, ऋणों की वसूली, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों अन्य संस्थाओं को दिए गए ऋण की वापसी। मान लो कि केंद्र सरकार ने क्या किया था कि राज्यों को पैसा दे दिया था, मान लो 100 रुपये कर्नाटक गवर्नमेंट को दे दिए, तो 100 रुपये की वसूली अगर उसको वापस मिल गए तो वो किस में होंगे, पूंजीगत प्राप्ति में होंगे, ठीक है। इस कर्ज से ये 100 रुपये में जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या होगा, वो राजस्व प्राप्ति में आएगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। विनिवेश मतलब कोई सरकारी अपनी कंपनी को, भवन को बेच दे, जमीन को बेच दे, तो वो विनिवेश कहलाता है। तो सरकारी कंपनियों के शेयर, मान लो सरकार कहीं शेयर लगाई थी, ठीक है, वहाँ पर से शेयर अपने बेच दे या हिस्सेदारी बेच दे, मतलब वही बात हुई, तो उससे जो प्राप्त होगा उसको हम विनिवेश कहेंगे, वो भी हमारे पूंजीगत प्राप्ति में ही आएगा। संपत्ति की बिक्री, जैसे भूमि, सरकार की कोई भूमि पड़ी है या भवन पड़ा है या मशीन पड़ी है, मशीनरी, जैसी अचल संपत्तियाँ। अचल संपत्ति मतलब जो चल नहीं सकती, मान लो कहीं ज़मीन है वो चल के तुम्हारे जैसे इलाहाबाद में पड़ी है, इलाहाबाद में पड़ी, वो चल के कानपुर थोड़ी आ जाएंगी, तो अचल होती हैं। चल का मतलब जैसे गाड़ी हो गई, पैसा हो गया, ये चल संपत्ति होती है, ठीक है। तो अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त धन जो होगा वो क्या होगा, पूंजीगत प्राप्ति। तो पूंजीगत प्राप्ति आपको पता चल गया। अब हम लोग फिर से ऊपर जाएंगे, ग्राफ देखेंगे। अब हमको ये समाप्त हो गया हमारा सरकारी प्राप्ति वाला जो है, हमने राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति अच्छे से पढ़ लिया। यहीं से दोस्तों प्रश्न बनते हैं, मैंने दिखाया आपको, अभी आप प्रश्न उसको हल करना पहुँच करके, ठीक है। मैं भी दिखाऊंगा, आप उसको जो है देखना, तब आप प्रश्न सॉल्व करना, तो आपको खुद ही खुशी मिलेगी कि मैंने जो है जितना पढ़ा सर ने पढ़ाया वो अच्छे से पढ़ाया है, और उसके लिए सर को धन्यवाद भी बोलना चाहिए, ठीक है। तो सरकारी खर्च में मतलब, सरकारी का मतलब
राजस्व खर्च अर्थात राजस्व व्यय हम बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद पूंजीगत खर्च के बारे में पढ़ेंगे या पूंजीगत व्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉइंट एक एक याद करते रहना, इसीलिए मैंने जो है राजस्व खर्च हमने पढ़ लिया था, पूंजीगत खर्च पढ़ लिया। अब हमको क्या पढ़ना है, पूंजीगत खर्च कहाँ पढ़ा है, अभी हमने पूंजीगत प्राप्तियाँ पढ़ी थी और राजस्व प्राप्ति पढ़ी थी। अब राजस्व खर्च पढ़ना है, समझ में आया। यहाँ पे ये राजस्व खर्च ही तो पढ़ना है। ये देखते हैं, तो राजस्व व्यय क्या होता है, सरकार जो व्यय करती खर्च करती, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राजस्व व्यय में वे खर्च शामिल होते हैं जिनसे ना तो सरकार की कोई परिसंपत्ति बनती है, मान लो कि सरकार ने मान लो कहीं खर्च किया, मान लो ज़मीन खरीद ली, तो ये पूंजीगत खर्च में आएगा। कहीं पर ज़मीन खरीद ली या भवन खरीद लिया तो वो क्या हो गया, सरकार की संपत्ति बढ़ गई। लेकिन राजस्व खर्च में संपत्ति नहीं बढ़ती, इसमें लिखा एसेट बनती, कोई एसेट नहीं बनती है, ठीक है। राजस्व खर्च वे खर्च होते हैं जिनसे ना तो सरकार के कोई परिसंपत्ति बनती है और ना ही कोई देनदारी कम होती, मतलब लाइबिलिटी कम नहीं होती। लाइबिलिटी कम का मतलब सरकार को कहीं से पैसा मिल गया, मान लो 100 रुपये चाइना ने दे दिया, तो ये 100 रुपये वापस नहीं किया चाइना को, अगर वापस कर देगा तब तो वो पूंजीगत खर्च में चला जाएगा। इसका जो ब्याज देता रहती है, इसमें जो 100 रुपये है इसका ब्याज देगी तो वो राजस्व खर्च में आएगा। तो देनदारी हमारी लाइबिलिटी कम नहीं होती। ये सरकार के समान काम का जो दैनिक परिचालन लागतों को पूरा करने के लिए होता। मान लो किसी को राजस्व खर्च क्या होगा, किसी को पैसा दे देना, मतलब कि पेंशन सैलरी वगैरह दे देना, वो सब क्या किस में आता है, राजस्व खर्च में आता है। तो राजस्व व्यय के मुख्य उदाहरण निम्नलिखित हैं, जिसमें वेतन होगी, मजदूरी हो गई, ठीक है, सैलरीज वेजेस, सरकारी कर्मचारी को दिए जाने वाला वेतन और भत्ते, ये सब किस में आएगा, राजस्व खर्च में आएगा। पेंशन, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को पेंशन भुगतान होता है, उसका भी कुछ हिस्सा सरकार देती है, ठीक है। तो वो सब राजस्व खर्च में आता है। कहीं पर मतलब कि मान लो मुझको जो है 50,000 रुपये सरकार, मैं सरकारी कर्मचारी, मुझे 50,000 रुपये सरकार देती है, तो वो 50,000 रुपये मुझे मिल गए, तो सरकार की कोई संपत्ति बनी नहीं बनी। तो वही बात तो बोल रही, ना तो सरकार की कोई संपत्ति बनती हो और ये 50,000 रुपये मुझे मिल गए तो मुझे वापस भी तो नहीं करनी, तो सरकार कोई देनदारी कम भी नहीं होती है सरकार की, कि मतलब सरकार की कोई देनदारी उनको हर साल देना है तो देना है, समझ में आया। ब्याज भुगतान, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर, अब जैसे सरकार को मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये आपकी चाइना है, चाइना ने 100 रुपये सरकार को दिए थे, पहले हमने पढ़े थे, तो ये पूंजीगत सरकार की प्राप्ति हो गई, ठीक है। अब ये पूंजीगत प्राप्ति में 100 रुपये जो मिले, इस पर जो सरकार ब्याज देगी उसी को हम राजस्व, क्योंकि ये 100 रुपये तो ऐसे का ऐसे बना रहेगा, इसमें जो एक्स्ट्रा ब्याज मान लो 10% ब्याज है, तो 10 रुपये चाइना को हर बार देना पड़ेगा आपको, 10 रुपये चाइना को हर साल देना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया, सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज की अदायगी, जो कि एक अनिवार्य खर्च, ये तो देना ही देना है। सरकार आपने चाइना से ऋण लिया है, उधार लिया, तो चाइना तो पैसा ले लेगा कुछ भी हो जाए, तो मैं एक उदाहरण की तरह बता रहा हूँ, ठीक है। फिर सब्सिडी, अब सरकार को जैसे भाई सरकार के लिए, सरकार का काम क्या होता है, जन कल्याण करना। जन कल्याण के लिए जैसे मान लो कि गरीबी मिटाने के लिए, या सरकार पीडीएस योजना के तहत भोजन देती है आपको, खाद्य सुरक्षा नियम आपको पता होगा ना 2013 का, तो सरकार उसमें पैसा देती है, सब्सिडी देती है, ठीक है। भोजन पे हो गया, उर्वरक, किसानों को उर्वरक खरीदने में सब्सिडी देती है, तो सरकार का काफ़ी पैसा जो है खर्च होता है इसमें। पेट्रोल में भी सब्सिडी देती है। आदि पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता भी आपकी राजस्व खर्च है, क्योंकि उससे परिसंपत्ति सरकार की नहीं बन रही है, केवल एक तरफा। सरकार ने अगर 50 रुपये 500 रुपये मान लो कि किसान सम्मान निधि में दे दिए, सब्सिडी तो है किसान सम्मान निधि में, ठीक है। वैसे तो 2,000 रुपये पर 3 महीने मिलता है ना, 4 महीने में, ठीक है। तो किसान सम्मान निधि मान लो 500 रुपये दे दिए सरकार ने, तो 500 रुपये वो लौट के सरकार को नहीं मिलेंगे, तो ये राजस्व खर्चा है। मतलब ना तो सरकार की संपत्ति बन रही है, ना तो सरकार के उधार लिए हुआ है, या देनदारी कम होती है। मतलब कहीं से उधार लिया तो पता चला कि 100 रुपये 500 रुपये दे दिए तो उधार कम हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर रक्षा व्यय आपका, जैसे रक्षा सेवाओं के समान संचालन पर होने वाला खर्च, तो जैसे आपको पता है कि मान लो कि कोई जेट विमान लिया, ठीक है, मान लो कोई रॉकेट लिया, ठीक है, उस रॉकेट के रख रखाव में जो खर्च आएगा वो आपके रक्षा व्यय में आएगा। यह यहाँ पर जो सेना में कर्मचारी हैं उनको पेंशन देना, उनकी सैलरी देना, वो सब क्या आएगा, रक्षा व्यय में आएगा। लेकिन आपने अगर नया कोई विमान खरीदा तो वो तो हमारी पूंजी हो जाएगी ना। मान लो कि S-400 आपने रूस से खरीद लिया, ठीक। अब ये S-400 आपने खरीदा तो इसके लिए जो पैसा देना पड़ेगा वो पूंजीगत खर्च, क्योंकि वो हमारी पूंजी होगी। आपने नई कार खरीदते हो तो वो हमारी क्या होगी, पूंजी होगी, कैपिटल होगी, तो हमारे राजस्व खर्च में नहीं आएगा, उसके लिए हमको पूंजीगत खर्च करना पड़ेगा। तो नया उपकरण खरीदना पूंजीगत खर्च में आता है, ये पूंजीगत व्यय में आता है। फिर ऐसे अनुदान, आपने किसी सरकार को, राज्य सरकारों को या केंद्र शासित प्रदेशों या अन्य पक्षों को दिए गए अनुदान, भले ही उनका उपयोग परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया जा सकता हो। मान लो कि केंद्र सरकार है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, राज्य सरकार होगी, मान लो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट होगी, ठीक है। तो केंद्र सरकार आप क्या देगी, इसको मान लो कि 500 रुपये सरकार ने राजस्व खर्च दे दिया, ठीक है, 500 रुपये दे दिए। अब इस 500 का यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, 200 करोड़ रुपए का, मान लो 500 करोड़ था, 200 करोड़ रुपए का उन्होंने क्या कर दिया, हॉस्पिटल बनवा दिया। तो ये यूपी के पूंजीगत खर्च में आएगा हॉस्पिटल निर्माण। लेकिन केंद्र सरकार का क्या हो गया, राजस्व खर्च हो गया, क्योंकि उसने 500 रुपये केवल उधार दिया, किसको, राज्य सरकार को। तो इसी में से, जैसे ये 500 रुपये है, इसमें से 200 रुपये उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को दिया, 300 रुपये, मतलब 500 रुपये पूरा दिया यूपी को, उसमें से 200 रुपये उन्होंने हॉस्पिटल निर्माण करा दिया। तो उस हॉस्पिटल निर्माण के खर्च को हम हटा देंगे और इसमें से 500 रुपये में से
क्या करेंगे, 200 रुपये हटा देंगे। जब 200 रुपये हटा देंगे तो इसमें कितना बचेगा, 300 रुपये। जो 300 रुपये बचेगा इसी को हम लोग प्रभावी राजस्व घाटा बोलते हैं। राजस्व घाटा क्या होता है, मान लो कि आपने 100 रुपये खर्च किए, ठीक है, अब प्राप्ति आपको 80 रुपये की हो रही है तो आपको 20 रुपये घाटा हुआ, ठीक है। अब प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, मान लो कि आपने 100 रुपये खर्च किए, इस 100 रुपये में से 50 रुपये तो आपका पूंजीगत खर्च में हो गया, तो 50 रुपये जब उसको हटा दोगे तो आपको 50 रुपये जो होगा वो प्रभावी राजस्व घाटा होगा। समझा कि मतलब प्रभावी कितना है, ठीक। कई बार तो घाटा नहीं होता ना, क्योंकि पूंजीगत खर्च ऐसे होते हैं जिससे क्या होता है, हम जन मतलब कि आपकी संपत्ति बनी तो देश की संपत्ति, चाहे यूपी गवर्नमेंट ने खरीदी हो चाहे कर्नाटक ने खरीदी हो, हॉस्पिटल बनवाए वो तो देश की संपत्ति में गिना जाएगा। समझ में आया। तो राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों या अन्य पक्षों को दिए गए अनुदान भले ही उनका उपयोग परिसंपत्तियों के निर्माण में किया जा सकता हो, वो भी आपका केंद्र सरकार की जो है अनुदान में आएगा, मतलब राजस्व खर्च में आएगा। समझ में आया आपको। विभिन्न सेवाओं पर खर्च सरकारी विभागों, सामान्य संचालन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मान लो सरकार ने क्या है स्वास्थ्य में, हेल्थ सेक्टर में लोगों को जो है दवाइयाँ जो फ्री में देती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पता है कि जो हमारा और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, वहाँ से दवाइयाँ आपको काफ़ी कम कीमत में मिलती है, तो उसके लिए सरकार मान लो कि 500 की टैबलेट है और आपको सरकार क्या कर रही है, 300 की दिलवा रही है, और जो 500 उस 500 की कीमत तो सरकार दे ही रही है ना 200 रुपये, तो 200 रुपये ये क्या हो गया, राजस्व खर्च हो गया, मतलब सब्सिडी हो गई, तो आपको 300 रुपये सस्ते में वो टैबलेट मिल रही है, ठीक। काफ़ी सस्ती जो है सरकार ने ये व्यवस्था कर दी, काफ़ी सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं, ठीक है। बाकी आलोचना करने के लिए तो आप बैठी हो, आलोचना हमको नहीं करनी है, हमको पढ़ाई करनी है। तो जो सरकार की अच्छाइयाँ होंगी तो अच्छाइयाँ बताई जाएंगी, जो बुराइयाँ हैं तो बुराइयाँ बताई जाएंगी। हमें किसी चीज़ का लड़ झगड़ कर विरोध नहीं करना है, सिंपल चीज़ है। क्योंकि आप IAS अफसर बनने जा रहे हो, आपको किसी एक गवर्नमेंट के साथ बैठकर काम नहीं करना है, आपको सब गवर्नमेंट के साथ बैठकर काम करना है। तो हमारे लिए NDA गवर्नमेंट भी बेहतर है, ठीक है, हमारे लिए इंडिया अलायंस भी बेहतर है, ठीक है। तो हम किसी भी सरकार, क्योंकि हमको हर सरकार के साथ काम करना है, तो हमारे लिए सभी सरकार बेहतर है। बाकी वो राजनीतिक लाभ के लिए क्या करते हैं क्या नहीं करते, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। फिर परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव, मान लो परिसंपत्ति आप खरीदोगे तो वो तो आपकी पूंजीगत खर्च में आ जाएगा, लेकिन आप उसका हर साल, मान लो आपने कार खरीदी तो वो आपकी पूंजीगत खर्च में आएगा, पूंजीगत व्यय में आएगा, ठीक है। लेकिन उस रख रखाव के, मतलब उसके टायर ना घिस जाएँ, उसकी सफाई के लिए एक कर्मचारी रखना पड़ेगा, इस कार की सफाई डेली वो करेगा। तो सरकार की मान लो कि कोई कार है या कोई संपत्ति, उसकी रख रखाव में खर्च होने वाला पैसा वो राजस्व खर्च में आता है। जैसे मौजूदा संपत्तियों के कार्यशील स्थिति में रखने के लिए नियमित मरम्मत का खर्च वो राजस्व खर्च में आएगा। राजस्व व्यय 1 वर्ष के भीतर उपयोग होने वाले खर्चों के रूप में देखा जाता है। यह सरकार के दिन प्रतिदिन के कार्यों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। आपको पता है राजस्व खर्च दिन प्रतिदिन के लिए होता है, ठीक है। अब हमको पूंजीगत खर्च में पढ़ना है। पूंजीगत व्यय में वे सभी खर्च शामिल होते हैं जिनसे सरकार की परिसंपत्तियाँ बनती हैं, जैसे कि इमारतें, मशीनरी, सड़कें। वही मैंने बताया कि जैसे सरकार ने कोई भवन खरीद लिया, ठीक है, ये सरकार ने किसी कंपनी में शेयर खरीद लिया, तो वो क्या हो गया, पूंजीगत खर्च में आ गया, ठीक। अब इसी को बेच देगा, इसी शेयर को बेच देगा तो वो पूंजीगत प्राप्ति में आ जाएगी। उल्टा कर दो, शीशा लगा दो, सीधे उल्टा हो जाएगा। सड़कें, सरकार ने कहीं हाईवे बना दिया, पुल बना दिया, तो वो क्या हो गया, पूंजीगत खर्च, क्योंकि पूंजी खर्च कर रही है कहीं पे। समझ में आया। या उनकी देनदारियाँ कम होती हैं, सरकार ने कहीं से ऋण लिया था, मान लो चाइना से, हमने सिर्फ चाइना का उदाहरण लेंगे, ये चाइना है, चाइना से 100 रुपये लिया था भारत ने, अब क्या हो गया, ये 100 रुपये को सरकार ने वापस कर दिया, तो वो पूंजीगत खर्च हो गया, ठीक। मतलब कि उसकी देनदारियाँ कम होती हैं, जैसे ऋण चुकाना। समझ में आया। अब इसी 100 रुपये में जो ब्याज देगी वो किस में, राजस्व खर्च में आएगा, ठीक है। और जो इसमें इसी 100 रुपये को वापस कर दिया तो पूंजीगत, मतलब उसको पूंजी को वापस कर दिया। पूंजीगत व्यय के मुख्य घटक उदाहरण इस प्रकार, परिसंपत्तियों का निर्माण या अधिग्रहण, जैसे कि भूमि और भवन, नई सरकारी इमारतों, सड़कों, पुल, हवाई अड्डों, भूमि की खरीद या निर्माण पर खर्च होने वाला जो पैसा होता है उसको हम पूंजीगत खर्च में करेंगे। फिर उसके साथ साथ मशीनरी और उपकरण, नए संयंत्र, मशीनरी, वाहन, कंप्यूटर सिस्टम या सैन्य उपकरण खरीदना, ये सब पूंजीगत खर्च है। UPSC ऐसे रखता है दोस्तों प्रश्न, यहीं से 2-3 उदाहरण उठाएगा, बिल्कुल सिंपल रखेगा, यहीं से उठाएगा। नई सरकारी संपत्ति का सृजन, पुल बनाना, ठीक है, फिर यहाँ से उठा लेगा मशीनरी, ठीक है, ये पूंजीगत खर्च में आते हैं, ऐसे लिख देगा। कभी कभी उल्टा लिख देगा, राजस्व खर्च में आते हैं। अब आपने बेसिक नहीं पढ़ा होगा तो फेल हो जाओगे यहीं पर, ठीक है। तो अच्छे से आपको एक एक चीज़ बिल्कुल विस्तार से अच्छे से पढ़नी दोस्तों है। तो आपको समझ में आया कि मशीनरी पर, उपकरण पर, जैसे नई मशीन, नए संयंत्र खरीद लिए, मशीनरी खरीद ली, वाहन खरीद लिए, कंप्यूटर खरीद लिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पूंजीगत खर्च में। अब अगर इन्हीं मशीन की रख रखाव के लिए डेली खर्च किया जा रहा है, मतलब इसको सफाई करने के लिए, कंप्यूटर के लिए कर्मचारी रख दिया, तो वो राजस्व खर्च में आ जाएगा, ठीक है। नई मशीन खरीदी वो आपकी पूंजीगत खर्च में आएगी। अन्य भौतिक परिसंपत्ति जैसे फर्नीचर, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो IT इंस्टीट्यूट है, उसमें मान लो 16 कंप्यूटर चाहिए, तो वो किस में आएगा, पूंजीगत खर्च में आएगा, ठीक। मौजूदा परिसंपत्तियों में बड़े सुधार, मेजर रिनोवेशन करना, जो उनकी उपयोगी आयु बढ़ाते हैं। समझ में आया। फिर निवेश और ऋण भुगतान, अब शेयरों में निवेश, जैसे सरकारी कंपनियां, जैसे कोई PSUs है या अन्य निगम में शेयर में पैसा फंसा देना है, पैसा दे देना, तो वो पूंजीगत खर्च में आएगा। ऋणों की अदायगी, सरकार द्वारा लिए गए बाजार ऋण, मतलब RBI से मान लो ऋण ले लिया या विदेश से, चाइना से ऋण ले लिया, तो उसको वापस कर दे,
पुनर्भुगतान मतलब वापस करें, जिससे सरकार की देनदारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लाइबिलिटीज़ क्या होगी, देनदारी को क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी बोलते हैं। लाइबिलिटी क्या होगी, कम होगी सरकार की। मतलब 100 रुपये चाइना से लिया था और चाइना को वापस कर दिए 100 रुपये, तो क्या हो गया, ऋण अदायगी, मतलब वो आपकी पूंजीगत खर्च में आएगा। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को ऋण और अग्रिम, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया गया ऋण, ठीक, वो भी परिसंपत्तियों के निर्माण में। अब उधार अगर दे रही है, अब देखो सिंपल आप समझो कि मान लो कि 500 रुपये, अभी मैंने समझा था कि 500 रुपये केंद्र सरकार, ये हमारी क्या होगी, केंद्र सरकार होगी, और ये हमारी यूपी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसको उन्होंने 500 रुपये उधार दिया, उधार। अब इस 500 रुपये में उसने क्या किया था, 200 रुपये में हॉस्पिटल बनवा दिया था, ठीक है। तो वो उस यूपी गवर्नमेंट का पूंजीगत खर्च है, हॉस्पिटल बनवाना, पूंजी में खर्च किया। 300 रुपये उसने अलग खर्च किया, तो ये सरकार का जो उधार दिया ये राजस्व खर्च हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सरकार ने 500 रुपये, केंद्र सरकार ने 500 रुपये केवल राज्य सरकार को इसलिए दिए कि वो अपने स्टेट हाईवे को अच्छे से बनावे, अपने हॉस्पिटल को बेहतर करें, जब वो लिख के देखें इसमें आपको पूंजीगत खर्च ही करना है, तो वो पूंजीगत खर्च केंद्र सरकार की पूंजीगत खर्च में ही आएगा। समझ में आया। तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को ऋण और अग्रिम, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए, परिसंपत्तियों एसेट निर्माण के लिए बोल दे कि एसेट निर्माण करना है आपको, ठीक है, के लिए केंद्र सरकार द्वारा लिया गया या दिया गया ऋण ही आपका क्या कहलाता है, पूंजीगत खर्च कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया। अब आपने सारी चीज़ें पढ़ ली, क्या क्या पढ़ लिया आपने, राजस्व खर्च पढ़ लिया, पूंजीगत प्राप्ति पढ़ ली, ठीक है, ठीक है, ये राजस्व प्राप्ति आपने पढ़ ली, ठीक, इसके साथ साथ पूंजीगत प्राप्ति आपने पढ़ ली, इसके साथ साथ राजस्व खर्च पढ़ लिया आपने, फिर इसके साथ साथ पूंजीगत प्राप्ति या पूंजीगत खर्च पढ़ लिया, राजस्व खर्च पढ़ लिया, ठीक है, समझ में आया आपको। अब हम लोग घाटे पढ़ते हैं, ठीक, घाटे, सरकार को घाटा कब होता है, घाटा मान लो कि आप अपने नज़र से देखो कि 100 रुपये आपने क्या किया, खर्च किया कहीं पर अपने दोस्तों में नहीं करते हैं, आपने किसी मतलब साइकिल की आपने मान लो कि आपके किसी चीज़ के लिए इन्वेस्ट किया 100 रुपये, ठीक है। अब आप सोचे होगे कि इससे मुझे 120 रुपये मिल जाए, तो 120 रुपये में क्या हो गया, आपको फ़ायदा हो गया, लेकिन घाटा कब हो गया, अब आपको 80 रुपये ही प्राप्त हो रहे हैं। तो जब 80 रुपये प्राप्त होंगे तो 20 रुपये क्या हो गया, घाटा हो गया। तो यही घाटा होता है, सिंपल समझना है बिल्कुल, ज़्यादा इसमें बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल चीज़ें लिखी होती है, सिंपल करके अगर पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो भारत के केंद्रीय बजट में मुख्य रूप से बताए जाने वाले सरकारी घाटे का मतलब सरकार की आय और सरकार की प्राप्ति, ठीक, मतलब सरकार की प्राप्ति और सरकार के खर्च को ही हम सरकारी घाटे के अंतर्गत रखते हैं। तो राजस्व घाटा पहले पढ़ते हैं। राजस्व घाटा हमारा क्या है, यह तब होता है जब सरकार का कुल राजस्व व्यय का मतलब जितना प्राप्त हो रहा है, मतलब 100 रुपये प्राप्त हो रहा है, ठीक, राजस्व व्यय, उसकी कुल राजस्व प्राप्तियाँ से अधिक हो जाता है, उसको राजस्व प्राप्ति कितनी हो रही है, 80 रुपये, और राजस्व खर्च कितना हो रहा है, वो 100 रुपये। यह इंगित करता है कि सरकार अपने दिन प्रतिदिन के समान खर्चों को पूरा करने के लिए उधारी ले रही है, ठीक है। अब क्या है कि मान लो 100 रुपये उसने क्या किए, खर्च कर दिए, और प्राप्त कितना हो रहा है, ये खर्च है, राजस्व व्यय है, ठीक है, और ये आपकी प्राप्ति है, ठीक। 20 रुपये क्या हो रही है, हानि हो रही है, ये मतलब कि घाटा हो रहा है। तो इस घाटा को 20 रुपये के घाटा को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, उधार लेती है। कि मान लो कि विदेश से उधार ले ले, बाहर से, तो दो उधारी भी क्या होती है, एक बाहरी उधारी होती है, मतलब विदेशों से उधारी ले ले, या अपने घर के अंदर से ही ले ले, घरेलू उधारी होगी तो बैंक से ले लेगी, ठीक है। इसके पूरा करने के लिए सरकार आरबीआई से ये भी बोल सकती है कि आप नोट छाप दीजिए, लेकिन नोट छापने क्या होगा कि तरलता, मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाएगा, और जब ज़्यादा मार्केट में पैसा आ जाएगा तो उससे क्या होगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा पहुंच जाएगा, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा पहुंच जाएगा तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, जब लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, तो सरकार नए नोट नहीं छापती है। आपने वेनेजुएला वगैरह का उदाहरण सुना होगा, वो लोग ज़्यादा पैसा छाप देते हैं अपने घाटा को कम करने के लिए, लेकिन वो उनके लिए घातक सिद्ध हो जाता है। पता चला कि ठेला भर के पैसा लेके जा रहे हैं, पता चला वहाँ से एक छोटा सा बर्गर ही उनको मिल रहा है, तो इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाती है। फिर प्रभावी राजस्व घाटा, वही हमने अभी पढ़ा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव कितना है आपका रेवेन्यू, ठीक है, ऐसे समझा करो। तो यह राजस्व घाटे में उन अनुदानों, ग्रांट्स को घटाकर निकाला जाता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए दिए गए थे। यह घाटा वास्तविक उपभोग वाले हिस्से को दर्शाता है। मान लो कि केंद्र सरकार ने क्या दिया, 500 रुपये, सिंपल वही उदाहरण समझेंगे, ये हमारी केंद्र सरकार है, ठीक है, एनडीए गवर्नमेंट है, फिर निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है, उन्होंने 500 रुपये किसको दिए, राज्य सरकार को, यूपी को दिए। अब यूपी ने क्या कर दिया, यूपी ने उस 500 रुपये में 200 रुपये हॉस्पिटल निर्माण में खर्च कर दिया, 300 रुपये उन्होंने अपने खर्च में सैलरी बांटना या अन्य खर्चों में कर दिए, ठीक है। तो ये 200 रुपये वैसे केंद्र सरकार के तो राजस्व खर्च में आएगा, लेकिन राज्य में वो खर्च 200 रुपये किस में खर्च हुआ, पूंजीगत खर्च में हुआ, पूंजीगत खर्च हुआ 200 रुपये। तो इस 200 रुपये का इस 500 से घटा देंगे कि टोटल केंद्र सरकार का कितना घाटा हुआ, मतलब प्रभावी घाटा कितना हुआ, तो उन्होंने जो 300 रुपये का घाटा हुआ, ये जो है प्रभावी राजस्व घाटा आ जाएगा। समझ में आया, वही बोला, यह राजस्व घाटे में से उन अनुदानों को घटाकर निकाला जाता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए दिए जाते हैं।
ठीक है। अनुदान हो गया, ये कुछ हो गया, मतलब कुछ चीज़ के लिए अनुदान दे दिया, पैसा दे दिया, उधार दे दिया, कुछ भी ऐसा मान लो, ठीक है। सिंपल समझना है हमको, ज़्यादा उसमें फंसना नहीं है जाकर के अंदर। समझ में आया? अच्छे से पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। अब सबसे खतरनाक चीज़ है राजकोषीय घाटा, इसको पढ़ना है। राजकोषीय घाटा ये सरकार के कुल व्यय का मतलब यहाँ समझ लो, कुल व्यय, इसका मतलब इसमें राजस्व व्यय भी शामिल है, ठीक है, प्लस पूंजीगत व्यय भी शामिल है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक। कुल व्यय और उधार को छोड़कर कुल प्राप्ति, ठीक है। कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, कुल प्राप्ति में हम उधार को छोड़ देंगे। उधार का मतलब बाहर से जो उधार लिया जाता है ना, जैसे मान लो कि चाइना ने हमको 100 रुपये दे दिए, तो इस 100 रुपये को हमको नहीं लेना है, सिर्फ हमको कुल प्राप्ति देखनी है। तो कुल प्राप्ति कितनी है? कुल प्राप्ति का मतलब, कुल प्राप्ति मतलब कि इसमें राजस्व प्राप्ति भी हो जाएगी, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लस पूंजीगत प्राप्ति, ठीक। पूंजीगत प्राप्ति कह दो कि ऋण नहीं लिखा, ऋण को हटा दिया जाएगा, तो पूंजीगत प्राप्ति कैसी होती है? जैसे कि मान लो कि आपने भवन बेच दिया, अपना शेयर कहीं से लिए थे, शेयर अपने बेच दिए, अपने कोई ज़मीन थी, आपने उस ज़मीन को बेच दिया, तो उससे प्राप्त जो होगा उसको हम पूंजीगत प्राप्ति करेंगे, ठीक है। पूंजीगत व्यय, जैसे सड़क बनवा दिया, रोड बनवा दिया, हॉस्पिटल बनवा दिया, तो वो पूंजीगत खर्च हो गया। राजस्व व्यय आपको पता है, टैक्स, सॉरी, राजस्व व्यय का मतलब जैसे आपने सरकार सब्सिडी दे दी, ठीक है, रोजमर्रा के लिए पेंशन, वेतन वगैरह के खर्च के लिए, रख रखाव, संपत्ति के रख रखाव के लिए जो खर्च किया जाए, राजस्व व्यय। तो आपका मान लो कुल व्यय कितना है? 100 रुपये। और कुल प्राप्ति कितनी हो रही, मतलब कुल प्राप्ति मतलब राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति, पता चल रहा है 80 हो रही है, तो 20 का घाटा हुआ। तो इसी को हम लोग राजकोषीय घाटा, रेवेन्यू या फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। 20 हमारा क्या है? फिस्कल डेफिसिट। अब इसमें देखोगे आप पूंजीगत प्राप्ति, इसमें तो क्या है? 20 का घाटा हुआ। इसमें बाहरी ऋण को, मान लो कि आपने 20 रुपये का बाहर से ऋण लिया था, किससे? चाइना से, 20 रुपये का। तो ये 20 रुपये को यहाँ से हटा देंगे, नहीं तो ये पता चला कि हमारा एक्चुअल चीज़ को नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो बाहरी ऋण जो लिया जाता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। समझ में आया? आपको अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि इसी को लेकर के अभी एनके सिंह ने बोला कि हमको 2022-23 तक क्या करना है? अपने जीडीपी का, हमारा जो जीडीपी है उसका कितना परसेंट? 3% जो है हमको फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन रखना है। लेकिन अब उससे ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि उस समय तो कोरोना था, कोरोना के समय उन्होंने बात करी थी 2021 में, तो उन्होंने 2020-21 के आसपास बात करी थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। एनके सिंह ने इतना बोला था, लेकिन वर्तमान में उन्होंने बोला कि 2025-26 तक इसको कितना कर लेना है? अपने जीडीपी का 2.5% मेंटेन करके रखना है फिस्कल डेफिसिट को। तो हम अभी 3% भी मेंटेन करके नहीं रख पाए, 2.5% तो बहुत दूर की बात है। अभी हमारा जो है 25-26 का जो अभी बजट चल रहा है 25-26 का, इसमें हमारा 4.4% फिस्कल डेफिसिट था, जिसका लक्ष्य 2000 आज जो बजट पेश हुआ है, मतलब कल जो पेश हुआ था, ठीक है, उसमें क्या बात करी गई है? 4.3% मेंटेन करके रखना है। मतलब 1% उन्होंने 0.1% की कटौती कर दी, क्योंकि सरकार को खर्च भी करना होता है। अभी आपने देखा कि जो है सरकार कर इतना प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि टैक्स में छूट भी दे रही है, तो सरकार के बहुत सारे खर्च होते हैं, सरकार को लेकिन मेंटेन करके रखना है। हालांकि सरकारें जो चुनावी खर्च हो, इधर उधर के खर्च को लेकर के थोड़ा, खैर। बजट घाटा क्या होता है? तो यह समान शब्द है, यह उस स्थिति को बताता है जब सरकार का कुल व्यय, वही मैंने बोला, कुल व्यय मतलब राजस्व व्यय, ठीक है, प्लस पूंजीगत व्यय, दोनों को मिलाकर माइनस कुल एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष का मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के बीच की बात कर रहा है, ठीक। बजट घाटे में 1 अप्रैल से लेकर के 1 मार्च के बीच में कुल व्यय, इसी को पूंजीगत राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कुल व्यय, ठीक है। और कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाता है, मतलब कि कुल प्राप्ति का मतलब क्या हुआ? राजस्व प्राप्ति, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, अब बार बार नहीं बताऊंगा, पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है, दोनों को। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कुल प्राप्ति। फिर हम लोग सिंपल समझते हैं कि कुल व्यय कितना किया? 100 रुपये किया, और कुल प्राप्ति कितनी हुई आपको? 80 रुपये। तो 20 का क्या हुआ? घाटा हुआ। 20 का घाटा हुआ, तो इसी को हम क्या बोल देंगे? बजट घाटा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था? राजकोषीय घाटा में हम बाहरी ऋण जो लेते थे उसको घटाना था। तो बाहर से मान लो चाइना यूएसए से जो ऋण हुआ उसको घटा देना था, ठीक है, मतलब ऋण को घटाना था, चाहे वो बाहर का हो चाहे यहाँ का हो, ठीक। तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। सीधे शब्दों में यह आय और खर्च के बीच का अंतर है। भारत के संदर्भ में जिस बजट घाटे पर अधिक चर्चा और ध्यान केंद्रित किया जाता है वह मुख्य रूप से राजकोषीय घाटा, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट पे ज़्यादा चर्चा होती है, ठीक है। तो इसको आपको फिस्कल डेफिसिट को अच्छे से पढ़ना है, मेंस में यूपीएससी घुमा के प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है। फिर प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा आपने पढ़ लिया, प्रभावी राजस्व घाटा पढ़ लिया, ठीक है, बजट घाटा पढ़ लिया, राजकोषीय घाटा पढ़ लिया, और प्राथमिक घाटा आपको पढ़ना है। ये चालू वर्ष मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल चालू वित्त वर्ष होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक,
की उधारी की आवश्यकता को मापने के लिए राजकोषीय घाटे में से पिछले ऋणों पर किए गए ब्याज भुगतान को घटाकर निकाला जाता है। तो जो पिछले वर्ष में आपने ऋण लिया था, मान लो कि आपने 2025-26 में आपने मान लो 100 रुपये ऋण लिया, ठीक। इस 100 रुपये में आपने क्या किया, 20 रुपये आपने इसके ब्याज दे दिया, इसका 20%। तो 100 रुपये का 20% कितना हुआ, 20 रुपये। तो इस 20% को निकाल दोगे, मतलब इस 20 रुपये का निकाल दोगे तो भुगतान को घटाकर निकाला गया, तो आपका प्रभावी कितना हुआ, 80 रुपये बचा इस 100 रुपये में से। इस 100 रुपये लिया था, इसमें से 20 रुपये आपने क्या कर दिया, किसको दे दिया, जो उधार लिया था आपने, चाहे वो देश के अंदर से लिया या बाहर से लिया हो, ठीक है। तो 20 रुपये आपने क्या कर दिया, उधार जो है दे दिया, तो 80 रुपये तो बता, ठीक है। तो उसको हम लोग प्राथमिक घाटा बोलते हैं। समझ में आया, सिंपल समझते हैं कि चालू वर्ष की उधारी आवश्यकताओं को मापने के लिए राजकोषीय घाटे में से पिछले वर्ष, राजकोषीय घाटा का मतलब क्या होता है, कुल प्राप्ति, ठीक है। कुल प्राप्ति मैंने पीछे बता दिए थे, माइनस कुल आय, कुल खर्च, उल्टा लिख दिया पहले तो मैं, कुल आय लिखते हैं क्योंकि घाटा तभी तो होगा, कुल आय माइनस कुल प्राप्ति, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, ठीक है। तो मतलब कुल व्यय आपने 100 रुपये किया, ठीक, माइनस कुल प्राप्ति कितनी हुई, 80 रुपये। तो 20 का घाटा हुआ। इस 20 में से आपने कितना रुपए लोन की ब्याज अदायगी में दे दिया, तो पता चला कि आपने 10 रुपये तो केवल लोन की अदायगी में दे दिया था। तो आपके पास कितना बचा, 20 रुपये में से 10 रुपये तो आपको बचा। तो यही तो आपका प्राथमिक घाटा हुआ। घाटा आपका प्राथमिक रूप से कितना है, तो ये आपका 10 रुपये हुआ। 10 रुपये तो आपने किसने, पिछले साल के ऋणों के ब्याज को भुगतने के लिए दे दिया। यही चीज़ तो बोल रही है, सिंपल वही चीज़ जो समझाई जा रही है, सिंपल समझो। प्राथमिक घाटा ये चालू वर्ष की उधारी की आवश्यकता को मापने के लिए राजकोषीय घाटे में से, राजकोषीय घाटा किसको कहते हैं, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, जिसमें से हम लोग ब्याज उसको उधार को हटा देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रभावी राजकोषीय घाटे, मतलब राजकोषीय घाटे में से पिछले ऋणों, मतलब पिछले साल जो ऋण लिया था आपने, उस पर किए गए ब्याज भुगतान को घटा कर निकाला जाता है। तो वही मैंने यहाँ पर निकाल के दिया कि 20 रुपये आपका घाटा हुआ, 20 में से आपने 10 रुपये तो केवल आपने ब्याज ही दे दिया, तो अपने आपके पास बचा कितना, 10 रुपये। तो यही को हम प्राथमिक घाटा बोल देते हैं। समझ में आ गया। FRBM एक्ट के बारे में, ये FRBM एक्ट लिखा हुआ है, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि UPSC इसके बारे में काफ़ी चर्चा चलती रहती है। ये राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया था। सरकार का काफ़ी जो है पैसा, सरकार जो है राजकोषीय घाटा सरकार का बढ़ रहा था। सरकार का राजकोषीय घाटा जब बढ़ रहा था, मतलब सरकार खर्च ज़्यादा कर रही थी और सरकार को प्राप्त कितना हो रहा था, कम प्राप्त हो रहा था। तो सरकार का खर्च जब ज़्यादा हो रहा था तो उसको मैनेज करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और FRBM प्रबंधन अधिनियम, मतलब कि बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 आया था। तो इसमें यह कहा गया था कि आपको अपने GDP का 3%, इन्होंने 3% की अनुशंसा करी थी कि 3% आपको फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करके रखना, मतलब 3% से कम, और धीरे धीरे करके इसको जीरो करना है, 0% तक करना है। लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं पाई। लेकिन वर्तमान में आपको पता है कि 4.4% FD मतलब फिस्कल डेफिसिट है, जिसको 2000 आज जो बजट पेश हुआ उसमें उन्होंने क्या किया कि 4.3% कर दिया कि हम जो है अगले 2026-27 के बजट में इसको हम 4.3% तक मेंटेन करके रखेंगे। समझ में आया। इसके बाद UPSC ने 16वें वित्त आयोग के बारे में भी प्रश्न बना दिया, मतलब वित्त आयोग के बारे में प्रश्न बनाता रहा UPSC। ये देखिए आप 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में सिफारिशों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो हमने उसको भी छोड़ा नहीं है, यहाँ पर लिख दिया है। जहाँ जहाँ से UPSC प्रश्न बनाएगा वहाँ तक की बातें हमने यहाँ पर लिख दी। अब कल मैं क्या करूँगा, पार्ट 2 लाऊंगा। पार्ट 2 में क्या करूँगा कि आपको यहाँ तो मैंने बेसिक बता दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर मुझे व्यूज के चक्कर में नहीं रहना दोस्तों, क्योंकि मुझे अंततः आपको पेपर निकलवाना है। तो पेपर निकलवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि आपको बेसिक से ही UPSC प्रश्न पूछता है, तो बेसिक के बारे में हमने आपको यहाँ तक जानकारी अच्छे से दे दी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको पार्ट 2 में जो वर्तमान में जो आज बजट पेश हुआ है, मतलब कल पेश हुआ है, भूल जाता हूँ बार बार मेरे दिमाग में, तो ये जो कल बजट जो पेश हुआ है उसमें क्या करेंगे हम कि उसकी नई नई घोषणाएं जो सरकार ने करी उनको यहाँ पर अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वो आपके काम की जहाँ जहाँ तक काम की होंगी उन्हीं की बात करेंगे। तो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, अरविंद पनगड़िया, ठीक, पानगरिया लिखा होता है कहीं पर, कहीं पर पनागरिया लिखा होता है, तो वो सर का नाम है, वो आप अपने स्तर से देख लीजिएगा। बाकी नाम में क्या रखा, बाकी UPSC नाम नहीं पूछता है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। स्टेट PCA से पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक। इसमें इसके 16 वित्त आयोग 2023 में बना था। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, बोला कि 1 अप्रैल 2026 से काम करेगा, 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा और 31 मार्च 2026 तक चलेगा, 2032 तक। दोस्तों कुछ शब्द इधर उधर अगर मैं बोल जाऊँ तो आप लोग मैनेज करना, बाकी आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट भी कर देना। हालांकि मैंने बहुत विस्तार से अच्छे से समझाया एक शब्द को लेकर के, थोड़ा वीडियो लंबा भी होगा तो मैनेज करना, ठीक है। तो यहाँ मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि इतनी बातें मेन बात है। वित्त आयोग का काम क्या होता है, करों का बंटवारा करना। वित्त आयोग ने क्या किया, मान लो वित्त आयोग के अध्यक्ष उन्होंने क्या किया कि पहले टैक्स को देखा कितना कितना टैक्स किसको किसको जरूरत है, तो उन्होंने बोल दिया कि 41%
मान लो केंद्र सरकार के पास 100 रुपये है, ठीक, 100 रुपये कर से प्राप्त हुए, तो 100 रुपये में से उस कर को 41% राज्यों को देगी, जिसमें क्या होगा, राज्य का मतलब इसमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है, तमिलनाडु, ऐसे राज्य आएंगे। उसमें से 59% जो है किसको देगी, अपने पास रखेगी केंद्र सरकार। इसके साथ साथ सेस और सरचार्ज भी केंद्र सरकार लेती है, ठीक है। और क्यों लेती है, क्योंकि ये सेस और सरचार्ज को केंद्र सरकार बोलती है कि ये कोई कर नहीं है, ठीक है, इसलिए जब कर नहीं है तो हम कर को आपको क्यों दें। तो इसको लेकर के भी राज्य जो है बोलते रहते हैं, बीच बीच में झगड़ा करते रहते हैं कि हमको भी उसका कुछ हिस्सा दीजिए, ठीक है। तो 41% है, इसके पहले 42% था। आपको पता है कि 15वें वित्त आयोग में इसको 41% कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया। केंद्र शासित प्रदेश जब बन गया तो कुछ पैसा जो जितना पैसा जो जम्मू कश्मीर राज्य को देना था, जम्मू कश्मीर राज्य को, उतना ही पैसा जो है केंद्र सरकार ने अपने पास रख लिया, क्योंकि अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो केंद्र शासित प्रदेश का खर्चा कौन संभालेगा, केंद्र सरकार संभालेगी। तो उन्होंने कह दिया कि उतना पैसा कम कर दो जितना पैसा हमको केंद्र सरकार को देना है, मतलब जम्मू कश्मीर राज्य को देना है। तो उन्हें इसीलिए जो है 1% कम कर दिया गया था। अब इसको जो है आपको क्या पढ़ना है, जब 16 वित्त आयोग के बारे में और विस्तार से जब चर्चा हो तो आप उसको इसलिए पढ़ लेना कि यूपीएससी घुमा के प्रश्न पूछ लेगा कितना % किया गया है। हो सकता है कि अभी जो है पूरी डिटेल आएगी तो हम और उस विस्तार से इसके लिए अलग वीडियो ला करके बता देंगे, क्योंकि ये बजट का वीडियो है और बजट में इतनी सारी बातें यहाँ पर कर नहीं सकते। उसमें जैसे जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, जनसंख्या के आधार पर कितना मिलेगा, ठीक है, तुलना कर लेना, 15वें वित्त आयोग को भी रख लेना और 16वें वित्त आयोग को भी रख लेना। फिर इसमें देखना कि पर्यावरण परिस्थिति को लेकर के, ठीक है, परफॉर्मेंस, स्टेट के परफॉर्मेंस के आधार पर भी दिया जा रहा है ऋण, मतलब कि कर का बंटवारा किया जाएगा। तो आगे अगर 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता अरविंद पनगड़िया जी कर रहे हैं, और यह आयोग संसाधनों के समान वितरण, अनुदान सहायता सिद्धांतों और स्थानीय शासन को मजबूत करने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही आपदा प्रबंधन, वित्त पोषण, शहरीकरण की चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280, यहाँ पर ये याद रखना, 280 के तहत स्थापित वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, पीसीएस में पूछ लिया था, यूपी पीसीएस में ये पूछ लिया था कि संवैधानिक आयोग है कि वैधानिक आयोग। उन्होंने इसका उत्तर भी गलत कर दिया था यूपी पीसीएस ने, संवैधानिक की जगह उन्होंने वैधानिक लिखा था और वैधानिक को उन्होंने सही मान लिया, संवैधानिक को गलत कर दिया, ठीक है। तो संवैधानिक जो प्रत्येक 5 वर्ष में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजस्व के वितरण को सिफारिश करता है, ठीक, आपको वही चीज़ मैंने बताई, केंद्र सरकार के राजस्व को वितरण की बात करता है। यह आयोग राजकोषीय संघवाद को बनाए रखने के लिए, मतलब कि पैसा जो बंटवारा होता है और केंद्र राज्य के संबंध को बनाए रखने के लिए प्रभावी शासन सुनिश्चित करने, मतलब प्रभावी शासन बेहतर हो सुनिश्चित करने, और राज्य के बीच आर्थिक असमानता न बने, मतलब कि यूपी के अंदर, कर्नाटक के अंदर, तमिलनाडु के अंदर किसी प्रकार की असमानता न दिखाई दे। ये केंद्र सरकार ये वित्त आयोग करने की कोशिश करता है, क्योंकि उनको इतना पैसा मिल जाए कि वो अपने यहाँ को मेंटेन करके रखें, ठीक है। तो राज्यों के बीच मान लो कि यूपी की जनसंख्या बढ़ गई तो अब तमिलनाडु की जनसंख्या कम है, तो सरकार वित्त आयोग ने सिफारिश करी कि इनको कुछ पैसा दे दो, कुछ इनका दे दो। तो यूपी गवर्नमेंट को थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल गया, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहाँ रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, डॉक्टरों की जो है मतलब डॉक्टरों को ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बना के यहाँ भेजना, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। तमिलनाडु में कम है तो उस प्रकार से संसाधन उनको कम मिलेंगे, मतलब पैसा कम मिलेगा। तो तमिलनाडु विरोध करते हैं, क्योंकि आपने जो है फैमिली प्लानिंग जो स्टार्ट करी थी 1970 के दशक में, तो आपने फैमिली प्लानिंग का प्लान किया, तो हम उसको बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। यूपी उत्तर भारत के जो राज्य हैं वो इसको ठीक से पालन नहीं करते, जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं, तो उनको उसका तोहफा मिल रहा है, हमें उसका दंड मिल रहा है, मतलब दक्षिण के राज्य बोलते हैं। तो जब दंड मिल रहा है तो हम फिर क्यों हम जनसंख्या बढ़ाएंगे। अभी आपने देखा कि हम के स्टालिन साहब ने बोला कि आप जनसंख्या बढ़ाइए, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग राजनीतिक बातें करते रहते हैं। बाकी वहाँ के दक्षिण भारत के लोग थोड़े से समझदार, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, तो वो इस चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं कि हमें जनसंख्या मेंटेन करके रखनी है। हालांकि अब उत्तर भारत में भी समझदारी आ रही, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसा करते हैं कि वो जनसंख्या को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो राजकोषीय संघवाद या राज्यों के बीच आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता कौन, वित्त आयोग। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके साथ साथ आप प्रश्न को मैंने दिखाई दिया अच्छे से, अब इनको जितना मैंने पढ़ाया, अब इस प्रश्न को पॉज करिए, सॉल्व करिए, फिर इसको कमेंट में आंसर देना, इसको भी पॉज करिए, सॉल्व करिए, इसको भी पॉज करिए, सॉल्व करिए। अब देखिए आपको कोई एक जानकारी, जैसे मैंने बताया, अब आप यहाँ पढ़िए, संघ के करों के निवल नेट आगम का 45% जो सरकार को, मान लो केंद्र सरकार जो संघ के कर रहे हैं, मतलब केंद्र सरकार को निवल मतलब नेट मतलब 100 रुपये प्राप्त हुआ, ठीक है। तो जो 100 रुपये सरकार को प्राप्त हुआ केंद्र सरकार को, तो उसमें से 45% राज्यों के साथ बांटा जाना है। अब आपने 15वें वित्त आयोग के बारे में पता होगा कि 15वें वित्त आयोग ने 43% बोला था, तो ये कैसे बोल दिया 45%। तो दो कथन आपका गलत हो गया। तो आपने जो भी पढ़ा ऊपर, तो जरूरी नहीं कि हूबहू क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे दोस्तों कि आप कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर लोगे। अब पता चला दो तो गलत हो गया, तो दो जहाँ जहाँ है वहाँ तो आप बिल्कुल गलत कर दोगे। तो दो गलत यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, सीधे आंसर आ गया आपका। अब मैं इसीलिए मैं आंसर तो सब बता सकता हूँ, ऐसे पीवाईक्यू की नज़र में भी चलाता हूँ, लेकिन आंसर इसलिए नहीं बताता क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका माइंड नहीं खुलेगा। आपको आज नहीं तो कल चीज़ें समझ में आएंगी कि सर जैसे पढ़ा रहे थे वाकई में वो लाभदायक था।
हम लोग आंसर के चक्कर में इधर उधर यूट्यूब के चक्कर में पड़े रहे, बाद में हमको पता चला कि ऐसा नहीं वैसा है। अब मैंने पार्ट 2 भी बना के रखा हुआ है, इसके लिए कल वीडियो अपलोड कर देंगे। इसमें देखिए लक्ष्य क्या रखा है, आकांक्षा को उपलब्धि में रूपांतरित करना है, क्षमता को प्रदर्शन में बदलना है, ठीक, मतलब कैपेसिटी को प्रदर्शन परफॉर्मेंस में चेंज करना है। तो ये कैसे होगा, सरकार के स्थायित्व से राजकोषीय अनुशासन को मेंटेन करके रखना है, ठीक है, संधारणीय वृद्धि करनी है, सतत विकास आपको पता है, और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, मतलब महंगाई को भी कंट्रोल करना है। सरकार इस समय महंगाई से जूझ रही है तो महंगाई को भी कम करने के लिए प्रयास करेगी। फिर इसके साथ साथ हम लोगों को 7% की जो है हमारी ग्रोथ रेट है। आपको पता है कि आर्थिक सर्वे ने भी ये चीज़ बोली, और विभिन्न आर्थिक जो वैश्विक मंच उन्होंने भी बोला कि लगभग आपकी हमारी जो ग्रोथ रेट रहेगी 6.8% से लेकर 7.2% के बीच में रहेगी। लेकिन हमारे आर्थिक सर्वे और बजट ने ये बताया कि हमारा आर्थिक विकास जो है लगभग 7% के आसपास रहेगा, जिसमें जैसे घरेलू विनिर्माण क्षमता का विकास उसमें रहेगा, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के रहेगा, महत्वपूर्ण आयात पर कम निर्भरता रहेगी, दूरगामी संरचनात्मक सुधार होंगे, ठीक है, राजकोषीय विवेक होगा, मौद्रिक स्थिरता होगी, सार्वजनिक निवेश पर विशेष जोर होगा, सरकार के कार्यों में सिर्फ नागरिकों को लाभ होगा। अब जैसे देखिए संरचनात्मक सुधार, अब ऐसे शब्द जब आते हैं तो जब आप पढ़ लोगे पूरा बजट मैंने जैसे पढ़ा दिया, तो ऐसे शब्दों का अब आप बजट खुद से भी पढ़ोगे तो आपको पूरा पूरा बजट समझ में आएगा। तो हम भेड़ चाल में नहीं चलेंगे कि दूसरी कोचिंग में दूसरे चैनलों में क्या बताया जा रहा है उसमें नहीं करना है, आपको बेसिक चीज़ें पकड़नी है, क्योंकि सवाल वहीं से बन रहा है बेसिक से, ठीक, थोड़ा जानना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं जानना है, थोड़ा जानना है। अब ये डाटा जो उठा के रखा, अभी आप ऐसे राजस्व है आपने पढ़ी है, राजस्व प्राप्ति आपकी 60,000 है, सरकार बजट जो है सरकारी बजट जो है 10,000 करोड़ के जो है उधार ग्रहण, मतलब कि सरकार बजट 10,000 करोड़ के उधार ग्रहण और 6,000 करोड़ के ब्याज भुगतान को भी प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आप बताओ। अब इससे सिंपल सवाल है, आपको पता होगा तो आराम से कर लोगे, समझ में आया। तो ऐसे ही करना दोस्तों, यही तक रखते हैं, धन्यवाद।